अनुपम। सर। हाँ, मैं विजिबल हूँ क्या? सर, एक बार देख लेता हूँ सर आपको। हाँ सर, है सर। आपका वीडियो आ रहा है सर, आ रहा है। सभी लोग आ गए ना? हाँ सर, ऑलमोस्ट आ गए हैं सर। ठीक है, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आज का टॉपिक क्या है, जनरेटर सील ऑयल सिस्टम और प्राइमरी वाटर कूलिंग सिस्टम। तो ये तो मोस्टली क्या है, ये मैकेनिकल पार्ट ही है। बट हम लोग क्या है, हम लोग का क्या सी एंड आई मॉड्यूल चल रहा है, तो हम लोग क्या सी एंड आई में मतलब जो भी है उसको आज देखेंगे इसमें। ठीक है, जनरेटर सील ऑयल और प्राइमरी वाटर में क्या क्या है, किस लिए है, क्या लॉजिक है इसमें। और पंप, जो कुछ पंप है उसके पंप के कैसे ऑटो ऑन है, ऑटो ऑफ क्या है, प्रोटेक्शन क्या है, कुछ अलार्म्स क्या है, क्या अलार्म है, क्या प्रोटेक्शन है, वो सब हम लोग यहाँ देखेंगे। क्या ये देखो, जनरेटर सील ऑयल सिस्टम क्या है, सीलिंग ऑफ जनरेटर। ठीक है, क्या है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरेटर सील ऑयल क्या है, जनरेटर के इंटीरियर को हम लोग को सील करना है। क्यों सील करना है, क्या कि वहां पे क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन स्केप ना हो, इसलिए हमें वो उसे सील करना है। ठीक है, जनरेटर सीलिंग और क्या है, प्राइमरी वाटर। जनरेटर सीलिंग मतलब हमें जो हाइड्रोजन है अंदर, मतलब जनरेटर के उसके अंदर को सीलिंग करना है, उसके लिए हम लोग क्या सील ऑयल सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है, और प्राइमरी वाटर सिस्टम क्या है, ये क्या करता है, सप्लाइंग द जनरेटर स्टेटर वाइंडिंग, स्टेटर वाइंडिंग में और फेज के बुशिंग में क्या है, प्राइमरी वाटर हम लोग सप्लाई करते हैं एज ए कूलेंट। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, कुछ डोजिंग भी करते हैं, जिसके कारण डोजिंग करते हैं, और हम लोग यहाँ कंडक्टिविटी, लो कंडक्टिविटी भी मेंटेन करते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग पढ़ सकते हैं ना, जनरेटर सील ऑयल सिस्टम इज फॉर सीलिंग द जनरेटर इंटीरियर अगेंस्ट द आउटर मोस्ट एट जनरेटर सील। फिर क्या प्राइमरी वाटर क्या है, प्राइमरी वाटर सप्लाइंग द जनरेटर वाइंडिंग एंड फेज बुशिंग विथ प्राइमरी वाटर एज ए कूलेंट है। इट प्रोवाइड कंटिन्यूस ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरी वाटर टू मेंटेन लो कंडक्टिविटी। ज्यादा कंडक्टिविटी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्यों हमें जरूरत पड़ी फॉर जनरेटर की कूलिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब ऑपरेशन में क्या होता है कि ड्यूरिंग द ऑपरेशन जनरेटर के मतलब बहुत सारे लॉसेस होते हैं, उसके कारण क्या हीट हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो वो सब चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमें कूलिंग की जरूरत है उसके लिए। ठीक है, यहाँ लिखा है ना, जैसे ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ जनरेटर वेरियस लॉसेस जनरेट हीट एंड इट्स कंपोनेंट लाइक द स्टेटर एंड रोटर। ठीक है, जो लॉसेस में उसके कारण क्या होता है, टेम्परेचर में राइज होता है। ठीक है, इफ दिस जनरेटेड हीट, अगर हम क्या है इस हीट को नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, वो ओवरहीट हो जाएगा। ओवरहीट होके हमारा क्या, इंसुलेशन ब्रेक हो जाएगा, और इंसुलेशन ब्रेक होने से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ठीक है, अब अब हमें क्या करना है, टेम्परेचर के राइज होने से, बढ़ने से रोकना है, इसलिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन से कूलिंग करते हैं। ठीक है, किसकी, जनरेटर की। जनरेटर में भी किसकी, एक रोटर है, एक स्टेटर है, तो हम रोटर की कूलिंग कर रहे हैं हाइड्रोजन से। अब हाइड्रोजन से कूलिंग कर रहे हैं तो इसके लिए हमें सील ऑयल सिस्टम की भी जरूरत पड़ेगी, ताकि वो स्किप ना हो। ये है ना, जनरेटर सील ऑयल सिस्टम। कहाँ जरूरत है, क्यों है, और हाउ, वेयर, वाई एंड हाउ। कहाँ, तो जहाँ हाइड्रोजन कूल्ड जनरेटर है वहां पे हमें जरूरत पड़ेगी। सेकंड है कि क्यों जरूरत पड़ेगी, प्रिवेंट करना है हमें स्केप होने से हाइड्रोजन को। ठीक है, अलोंग द रोटर जो है। थर्ड क्या है, कैसे करेंगे, प्रोवाइडिंग द रेडियल और एक्सियल, एक फिल्म बनाते हैं ऑयल का, जो कि हाइड्रोजन के प्रेशर से ज्यादा रहेगा।
हाइड्रोजन अगर 4.5 kg है, 4.5 kg अगर हाइड्रोजन है, तो अराउंड 1.5 kg ज्यादा हम लोग मतलब अराउंड 6 kg के आसपास सील ऑयल सिस्टम देते हैं ताकि हाइड्रोजन स्किप ना हो। ये है, यहाँ लिखा है ना, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट escape of hydrogen from the generator is essential to provide the sealing both end पे। एक टरबाइन एंड है, एक एक्साइटर एंड है, दोनों साइड में हम लोग क्या करते हैं, सीलिंग देते हैं, सील करते हैं सील ऑयल सिस्टम से, ठीक है, जो कि हाइड्रोजन से ज्यादा प्रेशर पे है, ऑक्सीजन का ये ऑयल का प्रेशर। अब क्या है, लोकेशन वेयर द रोटर शाफ्ट या क्या है ना पासेस थ्रू द स्टेटर केसिंग आर प्रोवाइडेड विथ रेडियल और रिंग टाइप सील रिंग। मतलब ये सब मैकेनिकल है कि क्या कहाँ से सीलिंग है, कैसे है, रिंग टाइप का सीलिंग है, तो वो सब दिखाया है। तो हम लोग यहाँ जैसे लिखा है ना, थर्ड पॉइंट, टू एंश्योर द इफेक्टिव सीलिंग द सील ऑयल प्रेशर इन द एनुलर ग्रुप इज मेंटेन एट 1.5 kg एवव द गैस प्रेशर से ज्यादा रहेगा, ठीक है। ये दिख रहा है ना जनरेटर सीलिंग कैसा है, इसमें हम लोग एक्सियल सीलिंग भी कर रहे हैं और रेडियल सीलिंग भी कर रहे हैं। ये दिख रहा है ना एक्सियल सीलिंग, इधर हम लोग हाइड्रोजन है, इधर पे क्या है हमारा ये सील ऑयल, ये सील ऑयल यहाँ आ रहा है, तो यहाँ से इसकी प्रेशर ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो ये ऑक्सीजन क्या यहाँ से स्किप, हाइड्रोजन यहाँ से स्किप नहीं होगा। ये दिख रहा है, ये रिंग रिलीफ कॉलर टाइप का, ये है हमारा सीलिंग। यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा इस साइड ऑक्सीजन है और यहाँ से सीलिंग कर रहे हैं। ये दिख रहा है ना, ये ऑयल यहाँ से सीलिंग के लिए जा रहा है, फिर ये ऑयल क्या हो रहा है, एक यहाँ से जो हम लोग सप्लाई, ये ऊपर से जा रही है सप्लाई, ये सप्लाई गया सीलिंग के लिए, ये सीलिंग के लिए आया, यहाँ से सीलिंग के लिए आया, सीलिंग होने के बाद दो जगह ऑयल जाएगा, एक जाएगा इधर हाइड्रोजन के साइड, और एक सेकंड साइड जो इधर अपना साइड है, मतलब एटमॉस्फेयर के साइड, मतलब जिधर हम लोग ऑक्सीजन है, यहाँ मतलब एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर है। तो इधर वाला जो भी ऑयल है, ये क्या है, ऑयल कहाँ जा रहा है, ये है इंटरमीडिएट ऑयल टैंक। यहाँ से जो ऑयल गया, ये कहाँ एसओएसटी में चला गया, एसओएसटी ये सील ऑयल स्टोरेज टैंक है। यहाँ से फिर ये होते हुए कहाँ जाएगा, ये वैक्यूम टैंक, ये वैक्यूम टैंक से कनेक्टेड क्या है, अपना पंप्स है, ठीक है। ये पंप फिर से पंप करेगा और ये फिर से यहाँ कूलर और फिल्टर के बाद होते हुए फिर से यहाँ सीलिंग में आएगा। अब क्या है, यहाँ जो हमारा हाइड्रोजन वाला गया उसमें तो ऑक्सीजन मिक्स नहीं हुआ, बट ये जो एयर साइड वाला है, एयर साइड वाला क्या होता है, इसमें हमारा जो ऑयल है, इसमें क्या हो सकता है, ऑक्सीजन मिक्स हो सकता है। और ऑक्सीजन क्या है, ये क्या है, ऑयल क्या है, हाइड्रोजन के भी कांटेक्ट में भी आ रहा है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कांटेक्ट कभी होना नहीं चाहिए। जैसे हम जानते हैं ना परसेंटेज कितना, 96 से लगभग ज्यादा ही परसेंट होना चाहिए हाइड्रोजन का, तो ऑक्सीजन नहीं आना चाहिए। तो अब ये जो ऑयल है, इसमें ऑक्सीजन ना रहे उसके लिए क्या होता है, ये वैक्यूम टैंक में इसमें जो भी मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन है, या उसे क्या करते हैं, वैक्यूम के थ्रू ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, ठीक है, इस ऑयल में। ये है यहाँ पे जनरेटर सील ऑयल सिस्टम का, यहाँ 600 का है, ऐसा दिख रहा है। आप लोग समझ रहे हो ना? यस सर। यस सर। ये है ना जनरेटर सील ऑयल सिस्टम, यहाँ दिख रहा है ना, ये अपना एसी सील ऑयल पंप 1, ये एसी सील ऑयल पंप 2, ये क्या है अपना डीसी सील ऑयल पंप, ये सील ऑयल वैक्यूम पंप 1, सील ऑयल वैक्यूम पंप 2, ये क्या है बियरिंग एग्जॉस्टर फैन 1, बियरिंग एग्जॉस्टर फैन 2,
फिर अपना यहाँ कूलर है, फिल्टर है, ये उसके थ्रू होते हुए जाता है। ठीक है, ये अपना सील ऑयल स्टोरेज टैंक SOST। यहाँ क्या क्या इस ग्राफिक्स में दिख रहा है, यहाँ ऑयल का टेम्परेचर दिख रहा है, फिर इस ऑयल का टेम्परेचर आफ्टर कूलर के बाद कितना हो रहा है वो दिख रहा है। फिर हमारा यहाँ पे ये दिख रहा है ना, इसका जो ड्रेन ऑयल टेम्परेचर होगा, मतलब जो आफ्टर सीलिंग के बाद जो ऑयल मतलब नीचे आएगा, वो उसका टेम्परेचर यहाँ कितना होगा, अराउंड 65 to 70 के आसपास दिख रहा है। अब ये जो प्रेशर है यहाँ पे, ये सीलिंग वाला, सीलिंग का जो प्रेशर दिख रहा है ना, यहाँ कितना दिख रहा है ना, 5.8 5.89। तो 5.8 से लेके 6 kg के आसपास लगभग रहता है। क्यों? अब यहाँ पे गैस प्रेशर क्या है, गैस प्रेशर कितना है, 4.5 kg है ना। 4.5 kg से यहाँ पे जो डीपी दिख रहा है ना, तो जितना गैस प्रेशर अंदर है, 4.5 kg गैस प्रेशर है। अब उससे ये लगभग यहाँ पे ये जो फर्स्ट दिख रहा है ना, डीपी एक्साइटर एंड साइड का और टरबाइन एंड साइड का, कितना 1.4 kg ज्यादा है। 1.4 to 1.5 भी होता है। तो जितना भी यहाँ ये गैस का प्रेशर होगा प्लस दिस, मतलब दिस प्रेशर का मतलब यानी ये इतना ही केजी लगभग यहाँ पे सीलिंग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ना इसका ये सब यहाँ दिख रहा है ना, SLC है, SLC है सील ऑयल पंप का, SLC है, ये है डीसी डीसी पंप का है। फिर ये बियरिंग एग्जॉस्टर फैन है, इसका SLC है। SLC के बारे में पता है किसी को? सर सब लोग कंट्रोल इसमें सर सीक्वेंस दिया हो रहता है ऑपरेशन का, ऑटो ऑपरेशन का। हाँ नहीं, वो सब लूप कंट्रोल क्या है, वो सिलेक्शन ब्लॉक एक तरह से है। एक होता है सब ग्रुप कंट्रोल, एक होता है सब लूप कंट्रोल। ठीक है, जो सब ग्रुप कंट्रोल है ना, उसमें हमारा सीक्वेंस कंट्रोल है, जिसमें मतलब सब ग्रुप कंट्रोल तुम ये बोल सकते हो कि मास्टर है एक तरह से। और सब लूप कंट्रोल है, उसके अंदर SLCs भी आएंगे, पंप्स आएंगे, वो सब पूरे उसी के अंदर आएंगे। तो SLC अगर हम किसी चीज का ऑन करके रखते हैं, तो वो क्या है ना, कभी भी प्रेशर डाउन हो गया या दूसरा पंप ट्रिप हो गया, तो SLC हमारा क्या करेगा, SLC ऑन देखते ही वो क्या करेगा, दूसरे पंप स्टैंड बाई पंप जो होगा उसे स्टार्ट करेगा ऑटो में। ठीक है, जैसे हम लोग अभी आगे यहाँ देखेंगे, ये तो अपना प्राइमरी वाटर सिस्टम हो गया। यहाँ दिख रहा है ना, कहाँ कहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेटर वाइंडिंग को, ये देखो पंप हमारा यहाँ पे, ये पंप से आया, ये कूलर होते हुए फिल्टर से, फिल्टर होते हुए अपना एक देखो, ये एक लाइन इधर चला गया, ये बुशिंग में कूलिंग के लिए चला गया। एक लाइन ये दिख रहा है ना, यहाँ से ये बुशिंग में चला गया। RYB जो फेज है ना, यहाँ RST लिखा हुआ है, RYB जो 3 फेज है उसके वहां के बुशिंग के लिए, कूलिंग के लिए गया है। और ये जो एक पार्ट है यहाँ पे चला गया स्टेटर वाइंडिंग में, जो क्योंकि हमारा जो स्टेटर क्या है वो प्राइमरी वाटर से कूल होता है, तो अब इसके कूलिंग में चला गया और यहाँ से इन हुआ, और ये क्या हुआ, आउट यहाँ हुआ। और ये क्या है, ये हमारा टैंक है, प्राइमरी वाटर टैंक। ठीक है, स्टोरेज टैंक बोल सकते हैं। और वहां से सक्शन लेता है हमारा ये प्राइमरी वाटर पंप, और इसमें ये क्या करते हैं, NOH डोजिंग करते हैं, कंडक्टिविटी, pH ये सब मेंटेन करने के लिए उस वाटर की, प्राइमरी वाटर की। ठीक है, इसमें भी यहाँ दिख रहा है ना SLC ऑफ प्राइमरी वाटर कूलिंग। ये SLC है प्राइमरी वाटर पंप का। हम अगर SLC ऑन किए हैं तो उसमें क्या रहता है कि कभी भी कोई पंप अगर ट्रिप हो जाए या ऑफ हो जाए, अगर SLC ऑन है ना, तो एक पंप ट्रिप होगा, दूसरा स्टार्ट होगा, दूसरा पंप ट्रिप होगा तो पहला स्टार्ट हो जाएगा। अब ये टैंक में क्या होता है, इस टैंक के में ऊपर क्या होता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन रहता है, N2 गैस रहता है। N2 गैस क्यों यूज करते हैं पता है क्या? सर ताकि वो रिएक्शन ना कर पाए सर, उसमें अगर एटमॉस्फेरिक एयर या फिर कुछ भी एयर इनग्रेस होगा तो उससे उसको प्रिवेंट कर सकता है, तो लेस ये रिएक्टिव हो प्रेशर सकता मेंटेन भी करता है, हाँ, क्या मेंटेन करता है? प्रेशर को मेंटेन करने के लिए।
प्रेशर तो इसमें प्रेशर कितना 0.3 kg के आसपास ही रहता है, 0.3 से नीचे ही रहता है। अभी क्या होता है ना, हमारा जो प्राइमरी वाटर का जो वाटर है उसमें क्या होता है, डीओ हमें कम चाहिए, मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन ज्यादा नहीं रहना चाहिए उस पानी में, क्योंकि अगर ऑक्सीजन आ गया तो डिजॉल्व ऑक्सीजन आने से क्या होगा, ऑक्सीजन आने से क्या हो सकता है उसमें, उस पानी में सर कोरोजन होगा, इंटरनल कोरोजन। हाँ वो कोरोजन कर सकता है ना, यस सर। क्योंकि उस हमारे तो ये जनरेटर के उसमें जा रहा है, तो इसलिए ऑक्सीजन उसमें नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए हम एक ब्लैंकेट टाइप का, ये ऊपर में ना नाइट्रोजन गैस देते हैं, नाइट्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन को रिमूव भी करता है। इसलिए जब कभी ना नया पानी, मतलब नया मेकअप लेते हैं इस सिस्टम में, तो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा ना नाइट्रोजन को पर्जिंग करते हैं, ताकि नाइट्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन को खींच लेता है और वो आउट कर देते हैं। उसके कारण हमारा एक तो ब्लैंकेट टाइप का कोई कर भी किया और ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया वो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एक एसएलसी डोजिंग पंप का भी है, एनएमएच जो डोजिंग पंप है, इससे भी अगर हम चाहते हैं ऑटो में ऑन ऑफ हो तो ये एसएलसी ऑन करना पड़ेगा। ये रहा, यहाँ पे लिखा है ना जैसे कि साफ्ट सील जो है उसमें एक प्रेशराइज सिस्टम है, किसको, ऑयल को, क्या है, ये प्रेशराइज स्टील ऑयल है, प्रोवाइडेड क्यों है, टू प्रिवेंट, हमें प्रिवेंट करना है H2 लॉसेस एट द शाफ्ट, हमें H2 लॉस ना हो। ठीक है, अब ये लिखो, शाफ्ट सील आर सप्लाइड विथ एसी और डीसी सील ऑयल पंप के साथ। इसमें हमारे पास एसी भी है और डीसी भी है। डीसी सील ऑयल पंप क्यों है, कोई बता सकता है, या क्यों डीसी सिस्टम रहता है? सर इमरजेंसी के लिए। हाँ, कभी भी ब्लैकआउट हुआ, कुछ हुआ तो ब्लैकआउट के हमारे, टाइप का। हाँ तो डीसी सिस्टम हमारे पास रहना चाहिए। तो इसलिए क्या है, ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि हाइड्रोजन अगर बाहर हुआ तब तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए हमें यहाँ पे एक डीसी सील ऑयल पंप की भी जरूरत है, कि अगर कभी हमारा ब्लैकआउट या कुछ भी हो गया तो इमरजेंसी में हमारा डीसी सील ऑयल पंप काम आएगा। तो इसलिए यहाँ पे 2 एसी सील ऑयल पंप और एक डीसी सील ऑयल पंप है, क्या लिखा है ना। फिर क्या है, देखो अभी यहाँ लिखा है ना, द कंट्रोल ऑफ द पंप आर, देखो द कंट्रोल ऑफ द पंप आर रियलाइज्ड इन, यहाँ देखो लिखा है ना, द कंट्रोल, ये लिखा है, कंट्रोल ऑफ द पंप आर रियलाइज्ड इन द एसजीसी एंड एसएलसी, ये ना, एसजीसी एंड एसएलसी ऑफ सील ऑयल पंप, ये इसका ये टैग है यहाँ पे। ये देखो सब ग्रुप कंट्रोल, अगर हम क्या करेंगे, सब ग्रुप कंट्रोल, अगर सर सब ग्रुप कंट्रोल को ऑन करेंगे, जैसे सब ग्रुप कंट्रोल कैसा है, ये देखो यहाँ पे दिखेगा, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये है ना सब ग्रुप कंट्रोल, ये इसका मास्टर है, यहाँ पे दिखा है ना, एसजीसी ऑफ जनरेटर सील ऑयल पंप, ये इसका सब ग्रुप कंट्रोल है। इसको ऑन करने से क्या होता है, आ, ये ऐसा स्टेप है जनरेटर का सील ऑयल सीक्वेंस का, ये ऑन करते ही ये स्टेप स्टार्ट हो जाएगा, मतलब स्टेप 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 स्टेप्स है। इसमें क्या होता है, ये कमांड होता है और ये फीडबैक होता है। तो या एमआरएचएस सिस्टम देखे हो ना, एमआरएचएस, यहाँ पे वो क्या होता है, सब देखे होगे, ऑटो में चलता रहता है। वहां पे क्या है, मास्टर ऑन करो और सब कुछ क्या है ना, वो सीक्वेंस में चलता रहता है। तो जब कभी हमें सीक्वेंस में चलाना है, उसके लिए हमें वो सीक्वेंस ऑन करना पड़ता है सब ग्रुप कंट्रोल को। बट हम कभी सीक्वेंस में नहीं चलाते हैं सील ऑयल को, लेकिन अगर चलाना है तो वो वैसा ही चलाना पड़ेगा, सब ग्रुप कंट्रोल को ऑन करना है, एसजीसी को। उसके साथ क्या क्या देखो लिखा है भाई यहाँ पे, सब ग्रुप कंट्रोल क्या है, एंश्योर करेगा स्विचिंग ऑन ऑफ द सील ऑयल पंप, एक सील ऑयल पंप को ऑन कर देगा, एक सील ऑयल पंप को ऑन कर देगा, और एक क्या लिखा है, बियरिंग एग्जॉस्टर फैन, बियरिंग एग्जॉस्टर फैन है, एक सील ऑयल पंप और एक बियरिंग एग्जॉस्टर फैन। अगर हम
सीक्वेंस स्टार्ट करेंगे तो सब एक सील ऑयल पंप और बियरिंग एग्जॉस्टर फैन को ऑन कर देगा सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, पंप स्टार्ट होने के बाद उसका एसएलसी भी, सभी का ना एसएलसी ऑन हो जाएगा। यहाँ लिखा है ना, सब्सिक्वेंटली एसएलसी एज स्विच्ड ऑन when switched on has a task issuing the command of seal oil pump during the system operation if अब क्या बोल रहा है कि अगर कोई वन पंप ट्रिप होता है, एक सेकंड, देखो यहाँ क्या लिखा है, if a pump one trips और ऑयल प्रेशर इन द सिलेक्टेड, मतलब अगर कोई एक पंप ट्रिप हो जाता है या ऑयल पंप ट्रिप हो जाता है या वो प्रेशर बिल्डअप नहीं कर पाता है, मतलब जो प्रीसेट वैल्यू है उस प्रेशर से नीचे हो जाता है, ये ना प्रीसेट वैल्यू, तो जो सेकंड पंप है वो ऑटो स्टार्ट हो जाएगा, स्विच्ड ऑन ऑटोमेटिकली, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा अगर हमने उसका एसएलसी ऑन करके रखा है तो। या पंप 2 चल रहा था, पंप 2 का प्रेशर लो हो गया या 2 पंप ट्रिप हो गया तो अपने आप ऑटो ऑन 1 को चला जाएगा। यहाँ लिखा है ना वाइस वर्सा। अब क्या है, एक है सील ऑयल वैक्यूम पंप। अब सील ऑयल वैक्यूम पंप क्या है, ऑन ऑफ क्या होता है, ये कंटिन्यूअस ऑन ऑफ होता रहेगा, ऑन ऑफ होता रहेगा बिटवीन द रिक्वायर्ड प्रेशर। अब इसका अपने आप ऑटो में ऑन ऑफ होता रहेगा, सिलेक्शन इज प्रोवाइडेड इन केस ओनली आफ्टर द मैनुअल सिलेक्शन ऑफ पंप 1, क्या लिखा है देखो इसका ये जो दिस पंप स्विच ऑन और ऑफ होगा बिटवीन द रिक्वायर्ड प्रेशर, इसका ऐसे नॉर्मली इसका -0.4 से लेके -0.65 है, मतलब -0.4 जैसे ही वैक्यूम मतलब आएगा, मतलब प्रेशर आएगा अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही -0.65 kg आएगा अपने आप ऑफ हो जाएगा, और इस प्रेशर के अंदर ऑन ऑफ होता रहेगा वैक्यूम पंप, सील ऑयल वैक्यूम पंप। यहाँ पे भी सेम है, अगर इफ द वैक्यूम इन द वैक्यूम टैंक डज नॉट बिल्ड अप, अगर वैक्यूम नहीं बिल्डअप होगा तो जो ये जो प्रेशर है तो क्या होगा, सेकंड पंप वैक्यूम सील ऑयल पंप अपने आप ऑटो में स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये देखो, ये इसका एसजीसी है, सब ग्रुप कंट्रोल है, ये इस चारों मतलब एक देखो एक है ये सील ऑयल पंप का एसएलसी है, ये डीसी सील ऑयल पंप का एसएलसी है, ये बियरिंग एग्जॉस्टर फैन का एसएलसी है, ये है पंप का सिलेक्शन, हम क्या चाहते हैं कि कौन सा सील ऑयल वैक्यूम पंप कौन सा चले, मतलब कभी भी प्रेशर ऑन ऑफ कम या ज्यादा उसके होगा तो उसमें कौन सा पंप स्टार्ट हो ऑटो में। पंप यहाँ पे पंप 1 सिलेक्ट है, मतलब पंप सील ऑयल वैक्यूम पंप 1 ही, जब भी प्रेशर वैक्यूम डाउन आएगा तो अपने आप पंप 1 ही स्टार्ट होगा। ये है ना इसका सब ग्रुप कंट्रोल, अगर सब ग्रुप कंट्रोल मतलब इसका सीक्वेंस जब ऑन करेंगे तो स्टेप 101 यहाँ लिखा है ना, इसमें क्या देखो यहाँ कमांड क्या लिखा है कि सबसे पहले क्या होगा, सील ऑयल पंप 1 को ऑन कमांड जाएगा, और सेकंड क्या है, बियरिंग एग्जॉस्टर फैन 1 को कमांड जाएगा। उसके बाद ये क्या है, फीडबैक, जैसे ही हमारा सील ऑयल पंप 1 ऑन हो गया और उसका प्रेशर 8 kg से ऊपर आ गया, फिर क्या होगा, सेकंड बियरिंग एग्जॉस्टर फैन 1 या फैन 2 कोई भी ऑन हो गया, ये स्टेप जैसे ही कमांड ये जाएगा और ये फीडबैक मिल गया तो अपने आप स्टेप 102 में चला जाएगा। 102 क्या बोलता है, फिर से क्या करेगा, एसएलसी एसी सील ऑयल पंप 1 को ऑन कर देगा, एसएलसी बियरिंग एग्जॉस्टर फैन को भी ऑन करेगा, एसएलसी डीसी सील ऑयल पंप को भी ऑन करेगा। ये क्या है ना, हम सिर्फ यहाँ का सीक्वेंस स्टार्ट करेंगे, इससे इसमें ये सीक्वेंस स्टार्ट करने से ही ये अपने आप सब होने लगेगा, पंप स्टार्ट होगा उसके साथ साथ क्या है, इसका एसएलसी भी ऑन को कमांड जाएगा। फिर क्या करेगा, जो हम लोग देख रहे थे ना, सील ऑयल जो टरबाइन एंड और एक्साइटर एंड विथ H2 के साथ जो डीपी है
मतलब ये देखेगा कि 1.2 से लेके 1.7 इतना के आसपास आया है कि नहीं। अगर ये आ गया है तो अपने आप लास्ट स्टेप में आ जाएगा। ये है फोर्स, यहाँ पे क्या है, सीक्वेंस कंप्लीट। ये स्टार्टअप का है प्रोसेसर, ठीक है। ये देखो, ये दो पंप के लिए एसी सील ऑयल पंप दो है ना, 1 और 2, उसके लिए इसका एसएलसी है। ये डीसी सील ऑयल पंप है, उसके लिए एसएलसी है। और ये वैक्यूम पंप है, इसमें क्या करते हैं, ये एसएलसी क्या, ये सिलेक्शन है कि पंप 1 स्टार्ट हो या 2 स्टार्ट हो। अब ये रहा प्राइमरी वाटर सिस्टम। अब क्या हो रहा है, हीट जो जनरेट हो रहा है स्टेटर वाइंडिंग में या उसके टर्मिनल बुशिंग में या फेस कनेक्टर में, तो इस उसको कहाँ डिसिपेट कैसे करेंगे, थ्रू डायरेक्ट वाटर कूलिंग के थ्रू करेंगे, प्राइमरी वाटर कूलिंग। अब क्या है, यहाँ लिखा है दिस इज रियलाइज्ड इन द सब लूप कंट्रोल ऑफ द प्राइमरी वाटर पंप। इसमें भी एसएलसी है। अब क्या है, एनएओएस डोजिंग करते हैं ना, अल्कलाइजर डोजिंग इज डन टू मेंटेन द कंडक्टिविटी विद इन द ऑपरेटिंग रेंज विद द हेल्प ऑफ सब लूप कंट्रोल ऑफ डोजिंग पंप। उसमें एसएलसी ऑन रखेंगे तो क्या है, हमारा कंडक्टिविटी को मेंटेन करेगा। कंडक्टिविटी इज मेंटेन, जो है एक लिमिट है उसके अंदर रखना है। अब हमारा क्या एक है, सब लूप कंट्रोल ऑफ प्राइमरी वाटर कूलिंग का क्या है, ठीक है। देखो, द प्राइमरी वाटर पंप 1 स्टार्ट ऑटोमेटिकली सून आफ्टर स्विचिंग ऑन द एसएलसी। इसमें जैसे ही हम एसएलसी ऑन करेंगे, हमेशा देखना प्रायोरिटी रहता है, जैसे कभी भी हम एसएलसी ऑन करते हैं तो ऑलवेज हमारा जो पंप 1 होता है या पंप ए होगा, उसी को ना हमेशा फर्स्ट कमांड जाएगा। अगर वो पंप या मोटर जो भी है वो अगर स्टार्ट नहीं हो पाता है, तभी सेकंड पंप को कमांड जाएगा। जब भी हम एसएलसी ऑन करेंगे तो ऑलवेज पंप ए या 1 जो होगा उसको फर्स्ट कमांड जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखा है ना, प्राइमरी वाटर पंप 1 स्टार्ट ऑटोमेटिकली सून आफ्टर द स्विचिंग ऑन द एसएलसी ड्यूरिंग द प्रोसेस इफ वाटर प्रेशर इन द लाइन ऑफ द पंप दिस इज लेस देन प्रीसेट वैल्यू। मतलब ये क्या है, अगर पंप 1 को स्टार्ट किए, यहाँ 4 केजी के आसपास रहता है, 4 केजी से ज्यादा रहना चाहिए। अगर 4 केजी से नीचे आ गया तो हमारा क्या होगा, सेकंड पंप ऑटो में स्टार्ट हो जाएगा। एज लेस देन द प्रीसेट वैल्यू और रनिंग पंप स्टॉप हो जाएगा। अगर यह पंप अगर स्टॉप भी होगा तो हमारा क्या होगा, ये जो MKF12AP001 ये जो पंप का टैग है सेकंड पंप का, इस पंप को कमांड जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। या यहाँ लिखा है वाइस वर्सा, अगर 2 चल रहा था तो 1 चला जाएगा। अब हमें अगर स्टॉप करना है फॉर स्टॉपिंग ऑफ द पंप ड्यूरिंग द शटडाउन, तो एसएलसी को क्या करना है, द एसएलसी हैज टू बी स्विच्ड ऑफ। हमें क्या करना है, इसको एसएलसी को ऑफ करेंगे तभी हम पंप को ऑफ कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, जैसे ही एक पंप ऑफ करेंगे दूसरा पंप स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा पंप ऑफ करेंगे पहला पंप ऑन हो जाएगा। तो इसलिए हमें अगर किसी पंप को, दोनों पंप को चाहते हैं ऑफ करना, तो हमें उसका एसएलसी ऑफ करना पड़ेगा। ये इसका है एसएलसी प्राइमरी वाटर का MKF10EE001। ये उसके ये दो पंप हैं, इसका ये टैग है। अब क्या टास्क क्या है अल्कलाइजर डोजिंग का, देखो द डोजिंग पंप क्या करता है, ऑपरेट कब होगा, जब हमारा सब लूप कंट्रोल ऑफ एसएलसी मतलब एसएलसी जनरेटर वाइंडिंग का हमने ऑन किया है, तो ये क्या करेगा, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ ट्रीटेड वाटर देगा। क्या लिखा है, गैप विल एनेबल द डोजिंग पंप ऑपरेशन टू सप्लाई एनओएस डोजिंग टू मिक्स द प्राइमरी वाटर एट प्रीसेट रेट। तो वो कंडक्टिविटी जैसे ही देखो क्या लिखा है ना, कंडक्टिविटी आफ्टर आयन एक्सचेंज इज लेस देन 1 माइक्रोसीमन पर सेंटीमीटर।
जैसे ही आफ्टर आयन एक्सचेंज के बाद हमारा लेस देन 1 माइक्रोसीमन पर सेंटीमीटर हमारा कंडक्टिविटी आ जाएगा, अपने आप ऑटो में स्टार्ट हो जाएगा NaOH डोजिंग पंप, अगर उसका SLC ऑन है तो। द ऑपरेशन ऑफ डोजिंग पंप इज डिसेबल आफ्टर दैट। अगर ये अब क्या ऑन हो गया है, अब क्या होगा, ये कब ऑफ होगा? आफ्टर 10 सेकंड। 10 सेकंड के बाद होगा ऑफ। कब? आफ्टर 10 सेकंड ऑफ द कंडक्टिविटी आफ्टर मेन फिल्टर। जो आफ्टर मेन फिल्टर है वो या तो 2.5 के ऊपर चला जाए माइक्रोसीमन पर सेंटीमीटर, या जो आफ्टर आयन एक्सचेंज जिससे ऑटो ऑन हुआ था 1 के नीचे, या तो आफ्टर आयन एक्सचेंज 3 से ज्यादा चला जाए, तो क्या होगा, अपने आप हमारा NaOH डोजिंग पंप ऑटो में ऑफ हो जाएगा। या देखो अब क्या है, इसका अगर लेवल भी डाउन हो गया तो फिर क्या होगा, ये डिसेबल हो जाएगा, मतलब ऑटो में ऑन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए परमिट ऑन है कि इसका लेवल, मतलब जो एक 50% अगर लेवल है तो 50% लेवल रहना चाहिए। एक है प्राइमरी वाटर टेम्परेचर कंट्रोल वॉल है। ये हमें जो इनलेट प्राइमरी वाटर सिस्टम है, जो इनलेट में वाटर जा रहा है स्टेटर कूलिंग के लिए, उसको टेम्परेचर भी मेंटेन करना है। उसका टेम्परेचर ज्यादा भी नहीं होना चाहिए इनलेट वाला, अराउंड हम 40 to 45 ऐसा ही टेम्परेचर रखते हैं। तो प्राइमरी वाटर टेम्परेचर कंट्रोल वॉल हैज ए टास्क ऑफ मेंटेनिंग द इनलेट प्रेशर ऑफ, लिखा है ना, ऑफ प्राइमरी वाटर स्टेटर एट प्रीसेट वैल्यू, और सेट पॉइंट इज एडजस्टेबल। उसको हम क्या एडजस्टेबल कर सकते हैं। देर इज ऑल्सो प्रोविजन ऑफ फुल ओपनिंग, फुल ओपन हो जाएगा, लिखा है ना, देर इज ऑल्सो प्रोविजन ऑफ फुल ओपनिंग ऑफ द वॉल इन द इवेंट ऑफ प्राइमरी वाटर इनलेट टेम्परेचर राइजिंग एबव 60 डिग्री। अगर इनलेट टेम्परेचर जो प्राइमरी वाटर का है अगर 60 डिग्री के ऊपर चला गया या 60 आ गया, तो अपने आप उस कंट्रोल वॉल को फुल ओपन चला जाएगा, फुल ओपन का कमांड जाएगा, ताकि उसका टेम्परेचर डाउन हो उस प्राइमरी वाटर सिस्टम का। एक यहाँ क्या लिखा है ना, इट इज केप्ट 5 डिग्री एबव the set point of cold gas temperature controller so that there is no condensation of moisture. अच्छा, जो हमारा स्टेटर है, और एक रोटर है, ठीक है। रोटर को क्या है, हाइड्रोजन से कूल कर रहे हैं। स्टेटर को क्या चीज से कर रहे हैं, वाटर से कूल कर रहे हैं। अभी कभी मतलब सोचा है क्या कि हाइड्रोजन और प्राइमरी वाटर सिस्टम दोनों में से किसी एक का टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, या तो हाइड्रोजन का ज्यादा होना चाहिए या प्राइमरी वाटर का? किसी को पता है? जी सर। किसका किसका टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए? सर जो हाइड्रोजन का ज्यादा होना चाहिए ताकि वो हीट एक्सचेंज कर पाए पानी में, और फिर पानी हाइड्रोजन का हीट कैरी करके लेके जाता है। हाइड्रोजन तो हमें देखो, हाइड्रोजन तो क्या है, हमारा जो रोटर है उसको कूल कर रहा है, और स्टेटर को कूलिंग कर लिए क्या है, हमारा प्राइमरी वाटर सिस्टम है। तो अभी क्या है, दोनों एक डायरेक्ट कांटेक्ट में तो नहीं आ रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो हाइड्रोजन से हमेशा जो प्राइमरी वाटर सिस्टम है उससे वो 1-2 डिग्री ज्यादा ही रहना चाहिए, ताकि कंडेंसेशन ना हो। जो हाइड्रोजन अंदर है ना, अगर हाइड्रोजन क्या होगा, मतलब वो एक तरह से समझ लो, हाइड्रोजन अगर ज्यादा गर्म है और प्राइमरी वाटर ज्यादा ठंडा है, तो उसको क्या करेगा, हाइड्रोजन को भी कूल करना चाहेगा, और ज्यादा कूल होने से कंडेंसेशन होने का डर रहेगा। तो इसलिए हमेशा ना प्राइमरी वाटर का टेम्परेचर थोड़ा हाइड्रोजन से ज्यादा रहना चाहिए, ताकि यहाँ लिखा है ना, ये देखो लिखा है, इट इज केप्ट 5 डिग्री एबव द सेट पॉइंट ऑफ कोल्ड गैस टेम्परेचर कंट्रोल। मतलब प्राइमरी वाटर का मतलब जो सेट पॉइंट ऑटो में रखते हैं, तो क्या 5 डिग्री ज्यादा रखते हैं प्राइमरी वाटर का कोल्ड गैस से, ताकि देर इज नो कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर।
ये देखो क्या ना, ये कोल्ड गैस टेम्परेचर कंट्रोल का है। ये क्या है, ये है हमारा, देखो यहाँ लिखा है ना H2, ये H2 का है, ये H2O है। तो ये जितना है कोल्ड गैस का, हम जितना ऑटो में मेंटेन रखने के लिए देंगे सेट पॉइंट, उससे 5 डिग्री ऑटो में क्या है ज्यादा जाएगा को इसको। ये है ना H2O, मतलब प्राइमरी वाटर को, प्राइमरी वाटर का टेम्परेचर इसलिए हमेशा 5 डिग्री लगभग ज्यादा रहेगा। सर तो फिर रोटर में सर जो मतलब हीट प्रोड्यूस हो रहा है सर, वो फिर सर जो रोटर में सर हीट प्रोड्यूस हो रहा है सर, तो फिर सर रोटर से रिमूव कैसे होगा सर? नहीं अगर तो पानी का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सर वो तो हीट मतलब रोटर में तो हमारा प्राइमरी वाटर जा ही नहीं रहा है ना, हमारा तो स्टेटर में जा रहा है। हम तो स्टेटर कूलिंग के लिए प्राइमरी वाटर सिस्टम यूज कर रहे हैं, रोटर के लिए तो हाइड्रोजन कूल कर रहे हैं। जी सर। ठीक है, बस हम ये चाहते हैं कि जो हाइड्रोजन अंदर है उसके किनारे क्या है, हाइड्रोजन बीच में है, सेंटर में है, उसके किनारे क्या है, प्राइमरी वाटर सिस्टम है। तो जो उसके साइड में है या ब्लैंकेट बना हुआ है उसका टेम्परेचर कम ना हो, नहीं तो क्या होगा, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा हाइड्रोजन का, इसलिए। ये देखो इसका ना कैसे कंट्रोलर है प्राइमरी वाटर टेम्परेचर कंट्रोल वाल का। जैसे ये देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, ये है हमारा कंट्रोल वाल, मोटराइज वाल है। अब क्या होता है, ये एक पीआई कंट्रोलर है, मतलब प्रोपोर्शनल और इंटीग्रल कंट्रोलर है, जिसमें गेन और वो सेट करने का रहता है इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो क्या होता है, सेट पॉइंट क्या है, प्राइमरी वाटर टेम्परेचर का क्या है, कोल्ड गैस का। जितना भी हमने कोल्ड गैस टेम्परेचर कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए सेट पॉइंट दिया है ना, उससे 5 डिग्री ज्यादा रहेगा अपना प्राइमरी वाटर का। ठीक है, अभी यहाँ पे ये देखो, यहाँ दिख रहा है ना माइनस, और यहाँ पे क्या है प्लस। हमने यहाँ पे जो सेट पॉइंट दिया है वो यहाँ पे चला गया, ये इसका सेट पॉइंट हो गया। अब ये प्रोसेस वैल्यू कहाँ से लेगा, इस समेशन में। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ निकल रहा है ना। अब क्या होता है, ये प्राइमरी वाटर सिस्टम कहाँ, इसके इनलेट में आता है, ये है इसका इनलेट, प्राइमरी वाटर इनलेट। और क्या होता है, जब इसको कूलिंग करने के बाद इसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है तो ये आता है प्राइमरी वाटर आउटलेट। ठीक है, तो ये इनलेट, अराउंड इनलेट हमारा, हमने मान लेते हैं अगर कोल्ड गैस को दिया है 40 का टेम्परेचर, तो अपने आप प्राइमरी वाटर का कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे 45 डिग्री मेंटेन करना है। तो अब 45 डिग्री मेंटेन करने के लिए ये क्या करेगा, जिसको हमको जो इसको सेट पॉइंट दिए हैं, ये क्या करता है, इन और आउट दोनों को मेंटेन करता है, क्योंकि इनको मेंटेन करेगा। अब इन क्या हो गया, देखो ये है ना प्राइमरी वाटर इनलेट टेम्परेचर, ये क्या होता है अराउंड 40 के आसपास रहेगा, ये 40 रहेगा। और ये इसका आउटलेट है ना, यहाँ पे प्राइमरी वाटर आउटलेट टेम्परेचर, ये अब क्या होता है इसका, हम यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, इसका 10% लेते हैं। यहाँ पे 10%, मतलब अगर यहाँ पे 50 डिग्री आउटलेट निकल रहा है, यहाँ पे आउट निकला 50 डिग्री, मतलब इन में गया प्राइमरी वाटर सिस्टम, इनलेट में 40 के आसपास गया, और आउटलेट आते आते क्या है, अराउंड 50 डिग्री हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो 40 डिग्री प्लस 50 का 10%, मतलब 5 डिग्री, तो 40 प्लस 5, मतलब यहाँ से ये आ गया, इनलेट हो गया 40 और आउटलेट हो गया जो 50 डिग्री था उसका 10%, 5 डिग्री, तो 40 प्लस 5 45, मतलब जो हमने सेट पॉइंट दिया था 45 डिग्री का, वो 40 प्लस 5 मतलब 45 डिग्री यहाँ पे भी आ गया। तो इस हिसाब से ये मेंटेन करता है, मतलब अगर हमने यानी यहाँ 45 डिग्री दिया है तो लगभग 40 39 41 ऐसे के आसपास इनलेट में रहेगा, और आउटलेट में क्या होगा, यहाँ थोड़ा बढ़ेगा टेम्परेचर तो 50 तक आएगा, तो ये 50 के आसपास रहेगा। अब क्या क्या मतलब क्या क्या हम लोग रिकॉर्डिंग या इंडिकेशन है हमारा यहाँ सील ऑयल सिस्टम में, वो कुछ कुछ उसका डिस्क्रिप्शन है, टैग नेम है, और क्या उसका रेंज क्या है।
जैसे हम लोग क्या क्या मेजर कर रहे हैं सील ऑयल सिस्टम में। तो सील ऑयल प्रेशर देख रहे हैं टरबाइन साइड का, ये है ना। सील ऑयल प्रेशर देख रहे हैं टरबाइन साइड का। अब सील ऑयल प्रेशर हम लोग देख रहे हैं एक्साइटर एंड का। टरबाइन साइड हो गया, एक्साइटर एंड हो गया। फिर हम क्या क्या देख रहे हैं वहां पे, एक सील ऑयल डीपी देख रहे हैं, डीपी, जो कि सील ऑयल और H2 का डीपी है, एक्साइटर एंड साइड का, टरबाइन एंड साइड का। फिर क्या है, हम ड्रेन ऑयल टेम्परेचर, जो हम सील ऑयल वाले ग्राफिक्स में देखे थे ना, उसका ड्रेन ऑयल टेम्परेचर कितना है टरबाइन एंड का और एक्साइटर एंड का। ठीक है। अब फिल्टर, बिफोर फिल्टर कितना था और आफ्टर फिल्टर कितना था, वो भी मेजर कर रहे थे, टेम्परेचर कितना था सील ऑयल का। अब क्या है, देखो ये देखो प्रेशर लिखा है ना, स्विच फॉर डीसी सील ऑयल पंप। यहाँ पे ये जो लिखा है ना, हमारा डीसी सील ऑयल पंप कैसे स्टार्ट होगा, उसमें पता है ना, डीसी सील ऑयल पंप में हार्ड वायर्ड है। हार्ड वायर मतलब उसमें एक स्विच कनेक्टेड है जिसका सेट पॉइंट कितना है, ये लेस देन, मतलब स्विच है लेस देन 5.5 kg। जैसे ही उस स्विच का प्रेशर वहां पे वो सेंस किया 5.5 kg से नीचे आया, तो हार्ड वायर्ड है, वो पंप को ऑन कमांड, डीसी सील ऑयल पंप को ऑन कमांड चला जाएगा। वो स्विच जैसे ही एनओ है या एनसी बना रहता है कंटिन्यूअस, जैसे ही वो स्विच एक्ट हुआ, वो एनओ हुआ, तो क्या होगा ना, तुरंत से उस पंप को हार्ड वायर के थ्रू कमांड चला जाएगा। ये जो डीसी सील ऑयल पंप है लेस देन 5.5 kg, इस स्विच से मॉनिटरिंग होता है उसका। फिर है ये H2 और एक्साइटर का ये डिफरेंशियल प्रेशर है, और सील ऑयल आफ्टर फिल्टर है। ठीक है, ये इतना कुछ रिकॉर्डिंग है, मतलब क्या क्या वहां पे हमें दिखता है। अब ये क्या है, फॉलोइंग प्रोटेक्टिव सर्किट फॉर ऑफ जनरेटर प्रोटेक्शन सिस्टम, क्या है, टरबाइन प्रोटेक्शन तो पता होगा ना, टरबाइन प्रोटेक्शन। वैसे ही क्या है, ये जनरेटर का क्या है, जनरेटर का मैकेनिकल प्रोटेक्शन। मैकेनिकल प्रोटेक्शन मतलब जितना भी हमारा जो जनरेटर को प्रोटेक्शन है, मतलब जिसके बिना हम जनरेटर को रन नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ पे है। वो प्रोटेक्शन क्या क्या है, जनरेटर का मैकेनिकल प्रोटेक्शन, वो यहाँ लिस्ट किया गया है। तो क्या क्या चीज पे जनरेटर के मैकेनिकल प्रोटेक्शन पे ट्रिपिंग है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। अगर हमारा क्या है, लो प्राइमरी वाटर, जो फ्लो है, फ्लो यहाँ पे जो लिखा है ना, लो प्राइमरी वाटर मतलब फ्लो, जो फ्लो है हमारा, जो स्टेटर वाइंडिंग में अगर हमारा 64 के नीचे टन पर आवर, 64 टन पर आवर के हिसाब से उसमें फ्लो बना रहता है स्टेटर में। अगर ये फ्लो डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा प्रोटेक्शन आ जाएगा जनरेटर को। या जो हमारा बुशिंग है RYB, ये है ना, इस बुशिंग में भी ना दो के आसपास रहना चाहिए फ्लो, 2 टन पर आवर। ठीक है। फिर देखो ये चारों जो है ना, RYB बुशिंग में जो फ्लो बना रहता है उसके में भी एक प्रोटेक्शन है, स्टेटर वाइंडिंग में भी फ्लो बना रहता है उसमें भी एक प्रोटेक्शन है। ये 4 हो गया प्राइमरी वाटर से रिलेटेड। फिर ये लिखा है हाई लिक्विड लेवल इन जनरेटर टर्मिनल बॉक्स, मतलब LLD से भी ट्रिपिंग है। जो इनलेट है प्राइमरी वाटर सिस्टम, उसका भी टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए। ग्रेटर देन 60 में क्या होता है, उसके ट्रिपिंग है। फिर क्या लिखा है, हाई जनरेटर कोल्ड गैस टेम्परेचर A एंड B, हाई जनरेटर कोल्ड गैस टेम्परेचर C एंड D। अब क्या होता है, जो कोल्ड गैस सिस्टम जो हमारा रोटर को कूल कर रहा है, उसके बाद क्या होता है, वो एक लास्ट एंड में क्या होता है, एक
कंप्रेसर बना रहता है। कंप्रेसर के थ्रू क्या होता है, वो एक कूलर में आता है। कूलर एक रहेगा लेफ्ट साइड, एक रहेगा राइट साइड। तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड दिया है ए बी और सी डी लिखा है राइट साइड, क्योंकि वो क्या होता है, हाइड्रोजन बीच से जाता मूव करता है, फिर लास्ट में आके क्या करेगा, लेफ्ट और राइट में चला जाएगा, कूलर के थ्रू जाएगा और कूलर के थ्रू फिर से किनारे किनारे आएगा और फिर से ये एक मूव होता रहेगा। तो उसमें क्या दिया गया है, जो कोल्ड गैस का टेम्परेचर है आफ्टर कूलर वाला, वो 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 60 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो हाइड्रोजन को भी ज्यादा गर्म नहीं रखना है, उसके लिए वो 60 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए इनलेट टेम्परेचर, मतलब आफ्टर कूलर वाला। या हमारा जो एक्साइटर है उसमें हॉट एयर, मतलब एक रहेगा कोल्ड एयर, उसमें भी एयर कूल्ड है, तो क्या होगा, एक्साइटर को एयर कूल्ड कर रहे हैं, तो कोल्ड एयर गया, जब क्या होगा, हीट होने के बाद वो हॉट टेम्परेचर हो जाएगा, हॉट एयर बन जाएगा। तो हॉट एयर का टेम्परेचर भी 80 डिग्री से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, उस पर भी एक प्रोटेक्शन है। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन आता है ना, तो हमारा सीधे जनरेटर ट्रिप होगा और जनरेटर से टरबाइन ट्रिप हो जाएगा। अब देखो कुछ मेजरिंग सर्किट क्या क्या है यहाँ पे। H2 और CO2 का मेजरिंग करते हैं हम। H2 की, अच्छा H2 की मेजरिंग क्यों करते हैं, उसकी प्योरिटी देखते हैं या H2 का प्रेशर देखते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है ना, गैस एनालाइजर कैन बी यूज्ड टू मेजर, क्या करना है, H2 का देखना है, H2 की प्योरिटी देखना है और CO2 की प्योरिटी देखना है। H2 की प्योरिटी जब रनिंग में रहेगा, जब हमारा हाइड्रोजन फिल्ड रहेगा, तो हमें उसकी प्योरिटी देखना है। CO2 को जब क्या करते हैं हम, हाइड्रोजन को जब आउट करते हैं, मतलब पर्ज आउट करते हैं, CO2 के थ्रू करते हैं, तो उस टाइम CO2 की प्योरिटी देखते हैं। ठीक है ना, फॉर द फिलिंग ऑफ जनरेटर with and emptying the generator of hydrogen and inert gas CO2 को हम लोग यूज करते हैं for purging purpose to control the concentration CO2 purity must be measured। हमें क्या करना है, CO2 की प्योरिटी जरूर से देखना है। अब क्या लिखा, आफ्टर फिलिंग H2 फिलिंग प्रोसीड्यूर इज कंप्लीट, द गैस एनालाइजर विच इज माउंटेड। जो H2 अगर फिल कर दिया है, तो जो गैस एनालाइजर माउंटेड है वो हमारा CO2 से फिर क्या होगा, H2 में हम प्योरिटी देखना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जब हम उसमें CO2 फिल कर रहे हैं तो CO2 की प्योरिटी देखते हैं, जब H2 फिल कर रहे हैं तो H2 की, जब हमारा सिर्फ हाइड्रोजन है उसमें, तो हम H2 की प्योरिटी देखते हैं कि कितना है, 95 है या 96 है या 98 है या 99% है। अब वही दिखाया गया ना, मेजरिंग सिग्नल H2 प्योरिटी विच इज मेड अवेलेबल एज ए 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल, उसको 4 to 20 मिली एम्प में हमने यहाँ ले लिया है। अब क्या H2 प्रेशर मेजरमेंट, H2 प्रेशर भी रहेगा। देखो H2 pressure in the generator is measured and a 4 to 20 signal is made available for the indication in control room में। कंडक्टिविटी क्या है, लिखा है कंडक्टिविटी बहुत डिफरेंट टाइप का हो सकता है, जैसे हो सकता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आयनिक कंडक्टिविटी, हाइड्रोलिक और थर्मल कंडक्टिविटी। तो हमें क्या है, हाउएवर जो कंडक्टिविटी बेसिकली डिफाइंड एज, कि क्या है, डिफाइंड एज मटेरियल का एबिलिटी है टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और हीट। ये इट इज द मेजर ऑफ वाटर एबिलिटी टू पास ए करंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देखो ये लिखा है ना, फ्री आयन प्रेजेंस, कंडक्टिविटी एक तरह से बोल सकते हैं ना, फ्री आयंस कितने हैं 1 सेंटीमीटर वाटर के सैंपल में।
अब यहाँ पे कंडक्टिविटी में देखो एक टेम्परेचर का बहुत बड़ा मतलब रोल है। कंडक्टिविटी ऑफ प्योर डीएम वाटर में ना, जैसे 25 डिग्री पे लगभग 0.054 माइक्रोसीवन पर सेंटीमीटर है। अगर यही डीएम वाटर का टेम्परेचर 25 से 60 डिग्री हो जाता है तो इसकी कंडक्टिविटी 0.25 हो जाती है। मतलब अगर टेम्परेचर राइज होगा, मतलब कंडक्टिविटी में वाटर टेम्परेचर का भी एक मतलब रोल है। अगर टेम्परेचर रोल हो राइज होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके कंडक्टिविटी पे, वो कंडक्टिविटी भी हल्का थोड़ा सा बढ़ जाएगा। कंडक्टिविटी मेजरमेंट ऑफ प्राइमरी वाटर, क्या करते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ प्राइमरी वाटर को हम लोग मेजर करते हैं और मॉनिटर करते हैं। देखो ये लिखा है ना, फ्रॉम एवरी सर्किट एक 4 to 20 सिग्नल आता है इंडिकेशन के लिए हमें कंट्रोल रूम में। और यहाँ लिखा है ना एनएएस डोजिंग पंप, कंडक्टिविटी मेंटेन करने के लिए कैसे मेंटेन करेंगे, एनएएस डोजिंग पंप के थ्रू। लिखा है एनएएस डोजिंग पंप इज डन टू कीप द कंडक्टिविटी ऑफ डीएम वाटर विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट। ये क्या है ना, एनएएस डोजिंग पंप को कंडक्टिविटी, एनएएस डोजिंग पंप इज टू कीप द कंडक्टिविटी और डीएम वाटर ये स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर रहेगा। अब जैसे ये देखो इसका ना ये टैग है कंडक्टिविटी आफ्टर स्टेटर वाइंडिंग का, आउटलेट का। ये क्या होता है कंडक्टिविटी, हमें ये सब पे ना एक अलार्म्स है समझ लो, ये लेस देन 3, ये कंडक्टिविटी आफ्टर स्टेटर वाइंडिंग आउटलेट जो है वो 3 से कम रहना चाहिए। जैसे कंडक्टिविटी आफ्टर मेन फिल्टर जो है वो 2.5 से कम रहना चाहिए। और आफ्टर आयन एक्सचेंज 1 to 3, मतलब 1 से ज्यादा और 3 से कम, मतलब 1 to 3 के बीच में रहेगा। अब ये क्या है, इंडिकेशन एट जनरेटर, जीआईसी पैनल होता है नीचे, जनरेटर इंस्ट्रूमेंटेशन कैबिनेट है, वहां पे बहुत सारी रीडिंग हमने नीचे 0 मीटर में एक जीआईसी पैनल होता है, जनरेटर इंस्ट्रूमेंटेशन कैबिनेट, वहां पे भी हम ये सब चीज देख सकते हैं। ये जैसे क्या ना H2 प्योरिटी क्या है हमारा, या सील ऑयल या H2 का डीपी कितना है, ये सब ना एक अलार्म्स है। अगर 0.9 के नीचे, मतलब सील ऑयल सिस्टम और हाइड्रोजन के बीच में जो डीपी है वो अराउंड 1.5 kg रहता है, अगर ये 0.9 के नीचे आ जाएगा तो भी एक अलार्म आता है। ये लिखा है ना 0.9 के नीचे अगर आएगा तो भी है। या गैस का प्रेशर जो जनरेटर में है वो हाइड्रोजन फिल्ड है, अगर वो 4.2 के भी नीचे आएगा तो भी एक अलार्म है। जो जहां से फिलिंग स्टेशन है वहां पे मैनीफोल्ड में भी लगभग 15 kg के ऊपर रहता है, वो भी 15 kg के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर हमारा जो फिल्टर है, फिल्टर लगा है ना, उसका डीपी भी 1.2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए सील ऑयल सिस्टम का। या प्राइमरी वाटर सिस्टम में भी जो डीपी है वो 0.9 से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। इसलिए यहाँ देखो ये लिखा है ना प्राइमरी वाटर सिस्टम, ये इससे क्या ना, ये अगर 60 के ऊपर जा रहा है तो इससे भी एक एनंसिएशन है। प्राइमरी वाटर इनलेट टेम्परेचर, कोल्ड गैस का भी ए एंड बी एंड सी एंड डी जैसे लिखा ना 60 के ऊपर जाएगा तो ये क्या है, एक एनंसिएशन दिया है। इस पे तो ट्रिपिंग भी है हमारा, तो ये 60 के ऊपर नहीं रहना चाहिए। अब ये क्या है, सी ऑयल टेम्परेचर आफ्टर कूलर 50 से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। फिर हॉट गैस, ये सब इतना ना मेजरमेंट है, ये सब टेम्परेचर वहां पे जीआईसी पैनल में भी आपको दिखता है। हॉट गैस टू कूलर कितना आ रहा है ए एंड बी में, हॉट गैस सी एंड डी में कितना आ रहा है। डिफरेंशियल प्रेशर मेजरमेंट है, इसमें क्या हो गया, अब सील ऑयल का प्रेशर आएगा, टरबाइन साइड का, एक्साइटर एंड का, ये जीआईसी पैनल में दिखता है।
स्टेटर वाइंडिंग का इनलेट प्रेशर कितना है, जो स्टेटर में जो प्राइमरी वाटर सिस्टम जा रहा है उसका इनलेट प्रेशर कितना है, या हमारा स्टेटर वाइंडिंग का फ्लो कितना है, इसका ये रेंज है 2.9 से 138 तक का। अब जो बुशिंग में जा रहा है उसका क्या रेंज है, 0 to 5 है, RYB फेज है इसका। अब कंडक्टिविटी का क्या रेंज है, वो सब ये क्या रेंज दिया है, इस रेंज में रहता है। और ये सब कुछ ना हम चाहे तो 0 मीटर में GIC पैनल, जनरेटर इंस्ट्रूमेंटेशन कैबिनेट जो है वहां पे भी देख सकते हैं। ये देखो जनरेटर टर्मिनल बॉक्स लिक्विड लेवल मॉनिटरिंग। अगर जो हमारा सील ऑयल सिस्टम है वो अगर बोलते ना ऑयल क्या होता है, अगर जमा होके कहीं प्री चैम्बर में आता है, प्री चैम्बर से होके अगर वो ओवरफ्लो होके बोलते हैं ना कहीं चला गया, या ऑयल सिस्टम लीक होके हमारा कहीं भी, वो सील ऑयल सिस्टम जनरेटर में नहीं आना चाहिए। वो जनरेटर में जाएगा तो फिर क्या वो कंडक्टिविटी वो शॉर्ट सर्किट कर सकता है। तो इसलिए फिल होते वो कहाँ कहाँ लिक्विड लेवल हम देख रहे हैं जनरेटर में, वो हमारे यहाँ दिख रहा है। टू डिटेक्ट द लिक्विड मतलब ऑयल को एंटरिंग द जनरेटर इंटीरियर ऑफ द इवेंट ऑफ फॉल्टी कंडीशन, लीकेज क्या, या तो लीकेज हो सकता है या लेवल मेजरिंग पॉइंट्स आर प्रोवाइडेड एट द सेंटर में है और टरबाइन एंड में है और एक्साइटर एंड में। यहाँ LLD का वो लगा हुआ है कि कहीं भी ऑयल लीक होके मतलब वहां पे ऑयल नहीं डिपॉजिट होना चाहिए। उसके लिए क्या किया गया है, कैपेसिटिव टाइप का मेजरिंग प्रोब्स लगाया गया है। अब ये देखो लिक्विड एट मेन लीड टॉप है, प्री चैम्बर एक है, प्री चैम्बर में लगा हुआ है, लिक्विड इन जनरेटर टरबाइन एंड में लगा है, इस सेंटर में लगा है, मेन लीड बॉटम लगा है, और तीन तीन लगा हुआ है मेन लीड टॉप, मेन लिक्विड एट मेन लीड टॉप में तीन तीन लगा हुआ है RYB फेस के लिए। प्री चैम्बर है, ऑयल लेवल इन प्री चैम्बर एक्साइटर एंड पे है। seal oil level pressure or temperature monitoring, level at various seal oil reservoirs such as seal oil tank, seal oil degassing tanks are monitored. The same equipment is used for this measuring so that the liquid level monitoring के लिए, ठीक है। अब ये हमारे टोटल कितने 14 LLD लिक्विड लेवल डिटेक्टर्स लगे हुए हैं। तो बाकी कहाँ है, सील ऑयल स्टोरेज टैंक में भी लगा हुआ है, इंटरमीडिएट ऑयल टैंक में लगा हुआ है, और वैक्यूम टैंक में लगा हुआ है लो और हाई के लिए, तो वो सब भी है। अच्छा हमारा क्या क्या हम मेजर कर रहे हैं वो देख लो। यहाँ सील ऑयल सिस्टम में क्या क्या लेवल या प्रेशर या टेम्परेचर देख रहे हैं, वो तो एक SOST में है, IOT में लगा है, लो लेवल के लिए लगा है, या हमारा जो प्रेशर आफ्टर DP स्विच है वो लो होगा तो भी एक अनंशिएशन दिया हुआ है। AC सील ऑयल पंप में अगर AC सील ऑयल पंप का जो AC सील ऑयल पंप है उसका भी प्रेशर अगर लो होगा 1 या 2 में से, तो उससे भी एक लो का एनंशिएशन है, उसको लो का भी हम लोग मॉनिटरिंग करें, कहीं AC सील ऑयल पंप का आफ्टर डिस्चार्ज प्रेशर लो तो नहीं हो रहा है, या DC सील ऑयल पंप का प्रेशर लो तो नहीं हो रहा है, या ऑयल टेम्परेचर बिफोर सील ऑयल फिल्टर वो कहीं हाई तो नहीं है, या वाटर इन फ्लूइड लेवल मतलब वेस्ट ऑयल टैंक लेवल में बढ़ तो नहीं गया लेवल, या लेवल इन ऑयल ट्रैप, ड्रायर जो लगा रहता है ना वहां पे ट्रैप है ऑयल ट्रैप में, वहां तो कहीं लिक्विड या ऑयल तो नहीं जमा हो रहा है, उसको देखते हैं। या सील ऑयल और H2 में डिफरेंशियल एबनॉर्मल तो नहीं आ रहा है प्रेशर। ये 16 LLD है, ये कहाँ कहाँ लगा हुआ है ये देख सकते हैं हम लोग। लिक्विड लेवल डिटेक्टर ऑयल कहाँ, ऑयल को जो हम लोग देख रहे हैं ये ऊपर का जो दिख रहा है ना ऊपर के ब्लू कलर में, ये जनरेटर में लगा हुआ है। एक जनरेटर के सेंटर में है, टरबाइन एंड में है, 3 बुशिंग में है, एक बॉटम में है और 2 प्री चैम्बर है, एक एक्साइटर एंड और एक टरबाइन एंड। बाकी ये क्या है ना सील ऑयल वैक्यूम टैंक, वैक्यूम टैंक में 2 लगा है, मैक्सिमम या
मिनिमम लेवल देखने के लिए, एक है सील ऑयल स्टोरेज टैंक के उसमें कहीं लेवल लो तो नहीं हो रहा वो देखने के लिए, या हमारा जो हाइड्रोजन ड्रायर है उसमें एक ऑयल ट्रैप ड्रायर है वहां पे लगा है, या आईओटी है इंटरमीडिएट टैंक उसमें कहीं मिनिमम तो नहीं हो रहा वो देखने के लिए है। एक है वेस्ट ऑयल टैंक, जो भी जितना भी अपना क्या बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज ये सब का ऑयल जो होता है वो हमारा वेस्ट ऑयल फ्लूइड टैंक में आता है। तो वहां पे जैसे ही सेंस करेगा कि वो मतलब भर गया है वेस्ट ऑयल टैंक का टैंक, तो अपने आप पंप स्टार्ट करके वो फिर से हम ऑयल को यूज कर सकते हैं उसके लिए। अब क्या ये क्या है, प्राइमरी वाटर टैंक लेवल मॉनिटरिंग। वाटर लेवल इन प्राइमरी वाटर टैंक इज मेजर्ड। हम क्या करते हैं, जो हम टैंक देखे थे ना उस मिमिक में वहां प्राइमरी वाटर के सिस्टम में, वहां हम क्या करते हैं टैंक का लेवल मेजरमेंट भी करते हैं कि अब वाटर लेवल इन प्राइमरी वाटर टैंक इज मेजर्ड। उसमें के लिए क्या है, कैपेसिटिव टैंक टाइप का एक मेजरिंग प्रोब लगा हुआ है जो कि 4 to 20 सिग्नल देता है। अब उसमें या तो लेवल ज्यादा भी नहीं भरना चाहिए, लेवल हाई भी नहीं होना चाहिए, या लेवल लो भी नहीं होना चाहिए। लेवल लो मतलब 195 से ऊपर mm रहना चाहिए। वो 400 mm का लगभग 395 mm का वो टैंक का हाइट है, और उसमें मिनिमम 195 mm हमेशा वाटर रहना चाहिए। देखो, प्रेशर इन द प्राइमरी वाटर टैंक इज मॉनिटर्ड विद द प्रेशर स्विच। अब क्या करते हैं, प्रेशर जो है प्राइमरी वाटर टैंक में मॉनिटर करते हैं विद प्रेशर स्विच से मॉनिटर करते हैं। जो हम बताए थे ना प्राइमरी वाटर सिस्टम में क्या होता है, N2 रहता है, N2 को उस N2 का प्रेशर भी हम देखते हैं। इस N2 का प्रेशर लगभग 0.3 के नीचे ही रहता है। तो प्रेशर इन द प्राइमरी वाटर टैंक इज मॉनिटर विद द प्रेशर स्विच। प्रेशर स्विच से मॉनिटर करते हैं। उसके लिए एक स्पेशल रिले मतलब कनेक्टेड कॉन्टेक्टर के थ्रू उस जो स्विच का कांटेक्ट है हम डीसीएस में लेते हैं, जो बताता है कि 0.3 के ऊपर क्या आएगा। जैसे ही 0.3 से ऊपर आ जाएगा N2 का प्रेशर उस टैंक में, वो उससे एक अलार्म जनरेट हो जाएगा। एक सेकंड। ये देखो क्या मॉनिटरिंग सर्किट है ना, हाइड्रोजन केसिंग प्रेशर प्योरिटी मॉनिटरिंग, H2 मैनीफोल्ड का प्रेशर मॉनिटरिंग, कोल्ड गैस या हॉट गैस टेम्परेचर मॉनिटरिंग। अब क्या 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 अलार्म्स दिए हैं अपने डीसीएस में, उसको यहाँ पे दिखाया है। मतलब हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन का प्रेशर है जनरेटर में अराउंड 4.5 kg के आसपास ही रहता है। नॉर्मली 4.5 kg रहता है, तो इसलिए अगर या तो उसका प्रेशर ज्यादा आ जाए मतलब 5.2 के ऊपर चला जाए तो भी एक अलार्म आएगा। अगर लेस देन मतलब 4.5 मतलब यानी 4.2 से भी नीचे आ गया तो भी अलार्म आएगा। फिर क्या है, हमारा प्योरिटी क्या होता है 95 से ऊपर ही रहता है। अगर 95 के नीचे आ रहा है तो उससे भी एक अलार्म आना चाहिए। अब जो फिलिंग स्टेशन है ना, फिलिंग स्टेशन वहां पे कंटिन्यूस मान लो अगर हाइड्रोजन लगा रहता है तो 15 kg से ऊपर रहना चाहिए, उसके लिए ये दिया गया है एक अलार्म। अब ये तो हो गया प्रेशर हाइड्रोजन रिलेटेड। अब उसका क्या है ना, ये टेम्परेचर प्रेशर से, और ये हो गया उसका टेम्परेचर मतलब 55 डिग्री के अगर कोल्ड गैस टेम्परेचर 55 के ऊपर जा रहा है तो इससे एक अलार्म दिया हुआ है। हॉट गैस का भी टेम्परेचर अगर ऊपर जा रहा है उससे भी एक अलार्म दिया हुआ है।
हॉट गैस टेम्परेचर अगर एक्साइटर का 80 पे जाएगा, अगर 80 के ऊपर चला गया तो हमारा भी टरबाइन ट्रिप हो जाएगा। जनरेटर के साथ जनरेटर ट्रिप होगा, उसका टरबाइन ट्रिप हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है ना एक्साइटर का ये देखो 2 अलार्म दिया हुआ है। अगर 50 के ऊपर जाएगा तो अलार्म है, अगर वेरी हाई आएगा 75 के ऊपर, 80 पे ट्रिप हो जाएगा। ये देखो प्राइमरी वाटर मॉनिटरिंग क्या क्या है ना इसमें, देखो टेम्परेचर, फ्लो, प्रेशर, डिफरेंट लोकेशन और फॉलोइंग अलार्म्स आर जनरेटेड। तो क्या क्या है इसमें, अगर देखो इनलेट हाई, जो टेम्परेचर 60 पे ट्रिपिंग है, प्राइमरी वाटर इनलेट टेम्परेचर अगर 60 पे आएगा तो ट्रिप होगा। तो उसके लिए क्या है, हम क्या किए हैं यहाँ 50 अगर प्राइमरी वाटर का इनलेट टेम्परेचर 60 पे ट्रिपिंग है तो 50 के ऊपर अगर जाएगा तो इसमें एक अलार्म जनरेट होगा। जैसे यहाँ लिखा ना, प्राइमरी वाटर टेम्परेचर एट स्टेटर वाइंडिंग इनलेट इमरजेंसी हाई, मतलब ग्रेटर देन 60 चला गया तो ट्रिपिंग, 50 के ऊपर अलार्म। जैसे ये ना फ्लो ऑफ स्टेटर वाइंडिंग आउटलेट इमरजेंसी लो, हमारा मिनिमम फ्लो 64 मीटर क्यूब पर आवर के ऊपर रहना चाहिए। जो प्राइमरी वाटर का फ्लो है स्टेटर वाइंडिंग में मिनिमम 64 के ऊपर रहना चाहिए। और ये तीनों पे मतलब 60 के ऊपर टेम्परेचर पे ट्रिपिंग है, 64 के अगर नीचे फ्लो आता है प्राइमरी वाटर का तो उस पर ट्रिपिंग है। ये प्राइमरी वाटर टेम्परेचर मैनिफोल्ड टरबाइन एंड हाई, उसके मैनिफोल्ड में 3, लास्ट में जनरेटर के लास्ट में उसका एक मैनिफोल्ड है, वहां पे उसका भी टेम्परेचर हम लोग मेजरमेंट करते हैं। वो नॉर्मली 60 टू 62 डिग्री ऐसे ही रहता है। अगर वो 80 डिग्री तक जा रहा है तो उस पर भी एक अलार्म है, इससे ट्रिपिंग नहीं है। अब क्या प्राइमरी वाटर प्रेशर एट मतलब डिस्चार्ज में 4 केजी से नीचे नहीं आना चाहिए, 4 केजी से हमेशा ऊपर ही रहना चाहिए। अगर 4 केजी से नीचे आ रहा है तो इस पे भी एक अलार्म है। देखो कंडक्टिविटी, ये यहाँ पे कंडक्टिविटी का भी अलार्म है। कंडक्टिविटी का अलार्म क्या क्या दिया हुआ है, अगर आफ्टर आयन एक्सचेंज में 1 से 2.5 इतने के बीच में रहना चाहिए हमेशा आफ्टर आयन एक्सचेंज। अगर ये 1 से 2.5 से अगर ऊपर नीचे जा रहा है या ज्यादा जा रहा है या कम आ रहा है तो उससे भी एक अलार्म आएगा। आफ्टर मेन फिल्टर हाई, जो मेन फिल्टर है वो अगर 3 से ज्यादा जा रहा है तो उस पर भी अलार्म आएगा। अब देखो क्या है, प्राइमरी वाटर प्रेशर एट स्टेटर वाइंडिंग मिनिमम, मतलब 2.5 केजी से, मतलब स्टेटर वाइंडिंग के लिए जो प्राइमरी वाटर का प्रेशर है वो मिनिमम 2.5 केजी से ऊपर रहना चाहिए। अब देखो ये फ्लो के लिए दिया ना, बुशिंग में है जो RYB बुशिंग है, उसमें 2.15 मीटर क्यूब पर आवर से ज्यादा रहना चाहिए। ये 2.15 मिनिमम बुशिंग, इतना फ्लो रहना चाहिए, इसके नीचे अलार्म है। और 2 पे ट्रिपिंग है, अगर किसी भी बुशिंग में 2 के नीचे प्राइमरी वाटर का फ्लो चला जाता है तो हमारा जनरेटर ट्रिप हो जाएगा। 2.15 पे अलार्म और 2 पे ट्रिपिंग। देखो मॉनिटरिंग सर्किट में क्या क्या है, देखो वेरियस फिल्टर क्या क्या है, फिल्टर कहाँ कहाँ फिल्टर लगे रहते हैं ना, फिल्टर का डीपी तो नहीं बढ़ रहा है, डीपी बढ़ रहा है मतलब फिल्टर चोक हो रहा है क्या, उसको देखने के लिए यहाँ देखो क्या प्राइमरी वाटर मेन फिल्टर में 0.9 से चला गया ज्यादा तो एक अलार्म है, फाइन मैश फिल्टर में 0.9 से चला गया तब अलार्म है, सील ऑयल सिस्टम में अगर जो फिल्टर लगा है उसमें अगर 1.2 से ज्यादा जा रहा है तो उस पर एक अलार्म है। अब CO2 फ्लैश इवेपोरेटर मॉनिटरिंग क्या है, यहाँ पे देखो
यहाँ पे जो CO2, जब हम CO2 फिल करते हैं तो वो क्या होता है, बिल्कुल मतलब आइस टाइप का होता है, एकदम गैस टाइप का। उसको फिल करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एक हीटर रहता है, पानी के थ्रू इसको हीट करते हैं ताकि वो फ्लो बने, ठीक है ना। इवेपोरेटर इज मॉनिटर्ड ड्यूरिंग द फिलिंग और CO2 गैस ड्रायर और मॉनिटर्ड। इसमें अगर अब वहां पे जो हीटर लगा है, उस हीटर में कहीं टेम्परेचर हाई तो नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं 100 डिग्री से भी ऊपर चला जा रहा है उस हीटर का टेम्परेचर, तो उसको भी हमें मेजर करना है। और बियरिंग वेपर एग्जॉस्टर मॉनिटरिंग करते हैं। जैसे बियरिंग वेपर एग्जॉस्टर हेल्प इन टेकिंग आउट ऑयल प्रेशर। ऑयल में जो वेपर है या इंट्रैप्ड हाइड्रोजन है, कुछ भी अगर है ना, तो बियरिंग एग्जॉस्टर फैन क्या करता है, उसको रिमूव करता है। बियरिंग नंबर 6 और 7, मतलब जो भी वहां से ऑयल आ रहा है उसमें कुछ भी ऑयल फ्यूम्स हो सकते हैं, बबल्स हो है, या जो भी है हाइड्रोजन है, उसको रिमूव करने के लिए बियरिंग एग्जॉस्टर फैन लगा हुआ है। यहाँ इसका कंट्रोल दिया हुआ है, देखो जनरेटर साफ्ट आर सेल्ड विथ सिंगल फ्लो सील रिंग, है ना। देखो टोटल यहाँ क्या है, दो 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 AC 3 फेज मोटर है सील ऑयल पंप, तो एट ए टाइम एक ही चलता है, मतलब 100% है 2। और DC सील ऑयल पंप जब इमरजेंसी में जरूरत पड़ेगी तो DC सील ऑयल पंप वो क्या है, एक है 100%। दो क्या है, सील ऑयल वैक्यूम पंप है, ये एक ही चलता है। ये क्या, प्राइमरी वाटर सिस्टम, इसमें भी क्या दो प्राइमरी वाटर पंप है, A और B। उसके लिए द सर्कुलेशन ऑफ प्राइमरी वाटर फॉर स्टेटर कूलिंग पर्पस एक 200%, मतलब 3 फेज ड्रिवन प्राइमरी वाटर पंप है। गैस सिस्टम CO2 हीटिंग और गैस ड्रायर है। फॉर द पर्जिंग ऑफ जनरेटर CO2 को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, विच इज कॉमर्शियली अवेलेबल इन लिक्विड। क्या लिक्विड फॉर्म में रहता है, इसको हमें लिक्विड में गैस में बना के हीट करके क्या करते हैं, गैस बना के फिल करते हैं। तो इसलिए देखो ये क्या लिखा ना, फॉर्म ए स्टील बॉटल, तो अपॉन पर्जिंग CO2 चेंजेस टू गैसेस। इवेपोरेशन क्या, हीट मस्ट बी फेड टू द CO2 in order to avoid the icing या consequently blockage जो हो सकता है उसमें। To keep the hydrogen gas in generator dry, एक क्या करते हैं, एक certain amount of hydrogen gas को continuously circulate करते रहते हैं। बियरिंग ऑयल वेपर एग्जॉस्टर, ये तो हम लोग अभी देख लिए ना, 2 बियरिंग एग्जॉस्टर फैन है जो कि वेपर को या हाइड्रोजन जो एक्युमुलेट हो गए हैं उसको रिमूव करने के लिए। ड्यू पॉइंट मॉनिटरिंग करते हैं, मतलब जो हाइड्रोजन है हमारा, हाइड्रोजन जो सिस्टम है पूरा रोटर कूल के लिए, रोटर कूलिंग के लिए जो हाइड्रोजन सिस्टम है, उसमें अब वो हाइड्रोजन का ड्यू पॉइंट देखते हैं। ड्यू पॉइंट पता है क्या किसी को, क्या है? नहीं पता। ड्यू पॉइंट मतलब वो पॉइंट उस टाइम, मतलब ऐसा टेम्परेचर जहां पे वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाए। तो हमें हाइड्रोजन को कंडेंस नहीं होने देना है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ड्यू पॉइंट मॉनिटरिंग करते हैं कि कितने डिग्री पे वो मतलब वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। ड्यू पॉइंट मेजरिंग सिस्टम इज यूज्ड टू मेजर द ड्यू पॉइंट इन द H2 गैस इन द जनरेटर। द सिस्टम मेजर द ड्यू पॉइंट इन हाइड्रोजन इनसाइड द जनरेटर को करता है। अभी ये देखो क्या, अब हमें क्या क्या ऑटो ऑन, क्या ऑटो ऑफ है, कैसे स्टार्ट होगा पंप, उसको कुछ यहाँ पे है। जैसे परमिसिव क्या है, अगर हमको AC सील ऑयल पंप चलाना है, AC सील ऑयल पंप चलाना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ परमिट ऑन होना चाहिए या परमिट ऑफ होना चाहिए। किसी को अगर हमें बंद करना है, सील ऑयल पंप चल रहा है, उसको ऑन करना है या ऑफ करना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ परमिट्स है। तो कुछ परमिट रहता है, कुछ प्रोटेक्शन रहता है। प्रोटेक्शन रहेगा
तो उस प्रोटेक्शन पे वो ऑन हो जाएगा या प्रोटेक्शन ऑफ हो जाएगा, या ये जो परमिट ऑन या ऑफ है, उस परमिट जब तक हमारा फुलफिल नहीं होगा तो हम उसे ऑन या ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो जैसे हमारा सील ऑयल पंप है, उसको ऑन करने के लिए परमिट ऑन क्या दिया हुआ है, ऑयल लेवल इन वैक्यूम टैंक नॉट लो, मतलब वैक्यूम टैंक में हमारा ऑयल लेवल लो नहीं होना चाहिए। अगर लेवल लो से ऊपर है तो हम वैक्यूम पंप को, सील ऑयल पंप को हम चला सकते हैं। अगर हमें सील ऑयल पंप को ऑफ करना है तो उसके लिए भी कुछ परमिट है। क्या परमिट है कि अगर मान लो पंप 1 की बात करते हैं, पंप 1 को, एसी सील ऑयल पंप 1 को हमें ऑफ करना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एसी सील ऑयल पंप 2 ऑन रहना चाहिए। एसी सील ऑयल पंप अगर 2 ऑन है और एंड लिखा ना यहाँ, एंड उसके साथ सील ऑयल प्रेशर आफ्टर पंप 2, आफ्टर पंप 2 का जो डिस्चार्ज में 8 केजी से ज्यादा है, मतलब 5 सेकंड तक देखेगा, 5 सेकंड तक में अगर 8 केजी से ज्यादा है, आ गया है तो, और पंप ऑन है, तभी पंप 2 ऑन है और 8 केजी से ज्यादा है उसका डिस्चार्ज प्रेशर, तभी हमें पंप 1 को ऑफ करने देगा, परमिट ऑफ, है ना। अब क्या है, सील ऑयल पंप 1 को ऑटो स्टार्ट कैसे होगा, ये ऑटो स्टार्ट भी होगा किसी किसी पॉइंट पे, कैसे होगा वो देखो दिया है। एसी सील ऑयल पंप 1 ऑटो स्टार्ट कैसे होगा, एसी सील ऑयल पंप ऑटो स्टार्ट होने के लिए देखो, ये पंप 1 का ऑटो स्टार्ट है फर्स्ट वाला, सेकंड वाला 2 का ऑटो स्टार्ट है। इसमें देखो 3 पॉइंट है, इसमें 2 ही पॉइंट है। इसमें ये फर्स्ट वाला पॉइंट एक्स्ट्रा है, जो हम बोले थे ना कि जैसे ही हम एसएलसी ऑन करेंगे तो ऑलवेज क्या होगा, प्रायोरिटी जाएगा पंप 1 को ऑन करने के लिए। तो जैसे ही यहाँ पे लिखा है ना, एसी सील ऑयल पंप एसएलसी ऑन, और वो देखेगा कि एसी सील ऑयल पंप 2 का एसी 2 ऑन है, और हमारा ये क्या है, पंप 2 ऑन है और उसका प्रेशर लेस देन 8 केजी है, तो वो क्या करेगा, पंप 1 को ऑटो स्टार्ट कर देगा। ये देखो यहाँ सेकंड कंडीशन क्या है, एसी सील ऑयल पंप 2 ऑफ हो जाए और उसका एमसीसी डिस्टर्ब आ जाए, मतलब पंप 2 चल रहा था और किसी रीजन से उस फीडर से ट्रिप हो गया। सेकंड पॉइंट ये बताता है कि सेकंड पंप 2 ऑफ हो जाए और उसका एमसीसी डिस्टर्ब आ जाए तो पंप 1 को ऑटो ऑन चला जाएगा। ये वाला कंडीशन है कि जैसे ही हम पंप 1 का एसएलसी ऑन करेंगे और वो चेक करेगा कि पंप 2 ऑफ है, मतलब एसी सील ऑयल का सिस्टम का है, हमने एसएलसी ऑन किया और पंप 2 को देखा ऑफ है, तो अपने आप पंप 1 को ऑटो स्टार्ट चला जाएगा। अब क्या, एसी सील ऑयल पंप 2 को ऑटो स्टार्ट किया जाएगा, इसमें ये थर्ड वाली कंडीशन नहीं है, बाकी सेम कंडीशन है कि पहले पंप 1 चल रहा था, ऑफ हो गया और उसका एमसीसी डिस्टर्ब आ गया, मतलब दोनों कंडीशन एंड में आए तो अपने आप पंप 1 को ऑटो स्टार्ट चला जाएगा। या पंप 2 ऑटो स्टार्ट कब हो सकता है, या तो पंप 1 चल रहा था, एसएलसी ऑन था और उसका डिस्चार्ज प्रेशर 8 केजी के नीचे आ गया, तो पंप 2 ऑटो स्टार्ट हो जाएगा। डीसी सील ऑयल पंप ऑटो स्टार्ट कैसे होगा, डीसी सील ऑयल पंप ऑटो स्टार्ट होने के लिए उसका एसएलसी ऑन होना चाहिए। अगर या तो हमारा क्या होता है, डीपी, जो डीपी है ना, सील ऑयल और एच टू में जो डीपी है वो अराउंड 1.5 केजी रहता है, मतलब देखेगा कि कहीं ऐसा सील ऑयल का प्रेशर डाउन तो नहीं हो रहा है। अगर सील ऑयल का प्रेशर डाउन होने लगेगा तभी क्या होगा, ये डीपी कम हो जाएगा। तो वो 0.9 से अगर नीचे आ जाता है तो अपने आप डीसी सील ऑयल पंप को ऑटो स्टार्ट चला जाएगा। कर दीजिए रिकॉर्डिंग दो पहले तो बहुत कुछ और कुछ बात करती है। देखो डीसी सील ऑयल पंप, अब अभी सेकंड सारी वीडियो सेकंड ऐसी मिली है हमको। सेकंड कंडीशन क्या है ना ऑटो स्टार्ट करने के लिए, मुंह पे तो बाबू भैया और पीछे पीछे बंदूक है। बोलो।
ये देखो डीसी सील ऑयल पंप एसएलसी ऑन। मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ, देखो डीसी सील ऑयल पंप का जो ऑटो ऑन होने का क्या वो है, एक मिनट आ गया। देखो डीसी सील ऑयल पंप स्टार्ट होने के लिए क्या है कि उसका एसएलसी ऑन रहना चाहिए, और ये जो डीपी बोले ना 0.9 के नीचे जैसे ही जाएगा, जैसे ही 0.9 के नीचे जाएगा तो अपने आप क्या है डीसी सील ऑयल पंप स्टार्ट हो जाएगा। और उसका सेकंड कंडीशन क्या है, डीसी सील ऑयल पंप का हमारा एसएलसी ऑन है, और क्या देखेगा कि एसी सील ऑयल पंप 1 जो है ऑफ हो गया है, या उसका जो प्रेशर है 1.8 के 0.8 से 8 kg से नीचे आ गया है, 8 kg लेस देन 8 kg आ गया है। उसके साथ एंड में फिर देखेगा कि या तो हमारा पंप, ये सेकंड पंप भी ऑफ है, या उसका प्रेशर 8 kg के नीचे आ गया, या इसको हम बोल सकते हैं या तो दोनों ही पंप हमारा ऑफ हो गया है, या पंप चल रहा था और दोनों का ही प्रेशर, दोनों पंप चल रहा है बट दोनों ही 8 kg से नीचे डिस्चार्ज आ गया दोनों ही पंप का, तो अपने आप डीसी सील ऑयल पंप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है, हार्डवायर्ड वाला, जो कि स्विच से कनेक्टेड है। जैसे ही ना 5.5 kg से नीचे आएगा सील ऑयल का, वो आफ्टर ड्यूप्लेक्स फिल्टर वाला, तो अपने आप ऑटो स्टार्ट चला जाएगा। ये है। देखो डीसी सील ऑयल पंप का प्रोटेक्शन ऑन कैसे, कब प्रोटेक्शन ऑन चला जाएगा। प्रोटेक्शन ऑन जाने के लिए देखो सील ऑयल पंप 1 अगर ट्रिप हो जाए, और उसके साथ यहाँ लिखा है ना सील ऑयल पंप 1 ट्रिप्ड, ये लिखा है ना एंड सील ऑयल पंप 2 ट्रिप, अगर दोनों सील ऑयल पंप ट्रिप हो गया तो उसको डीसी सील ऑयल पंप को और प्रोटेक्शन ऑन चला जाएगा अपने आप। वो प्रोटेक्शन ऑन में क्या है, वो कोई भी परमिट नहीं देखेगा, सीधे उसको स्टार्ट करने के लिए कमांड चला जाएगा। अब क्या है, डीसी सील ऑयल पंप ऑफ करने के लिए हमें क्या परमिसिव है, कुछ ना कुछ परमिसिव होगा। उसके लिए क्या परमिसिव है कि एनी सील ऑयल पंप ऑन होना चाहिए, कोई ना कोई सील ऑयल पंप ऑन होना चाहिए, या जो प्रेशर है आफ्टर सील ऑयल पंप का वो 8 kg से ज्यादा होना चाहिए। तब हम क्या कर सकते हैं कि वो परमिट ऑफ मिल जाएगा हमें ऑफ करने का, या हम डीसी सील ऑयल पंप का एसएलसी ऑफ कर दे तब भी हम ऑफ कर सकते हैं। क्या है ये, क्या है परमिसिव फॉर स्टार्ट या स्टॉप। और प्राइमरी वाटर के लिए, प्राइमरी वाटर अगर स्टार्ट स्टॉप करना है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ परमिसिव है। परमिसिव क्या है, टैंक लेवल मतलब ग्रेटर देन 155 होना चाहिए तभी हमें स्टार्ट करने देगा। ये क्या आ गया है बीच में, या परमिसिव ऑफ क्या है कि हमारा प्राइमरी वाटर 2 पंप ऑन रहे और उसका जो प्रेशर है 4 kg से ज्यादा रहेगा। मतलब अगर हमें पंप 1 को ऑफ करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, पंप 2 ऑन रहना चाहिए और उसका जो डिस्चार्ज प्रेशर है वो 4 kg से ज्यादा रहेगा, तभी हम क्या करेंगे पंप 1 को ऑफ कर सकते हैं, या हम उसका एसएलसी ऑफ कर दे तब भी हम उस पंप को ऑफ कर सकते हैं। ये परमिसिव ऑफ है। अब क्या है, प्राइमरी वाटर पंप का ऑटो स्टार्ट कब कब हो सकता है, इसमें भी हम बताए थे ना, जैसे ही हम एसएलसी ऑन करते हैं तो हाँ ऑलवेज क्या होता है, प्राइमरी वाटर पंप 1 ऑन हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे देखो 1 के लिए 3 कंडीशन दिख रहा है, 2 के लिए 2 कंडीशन दिख रहा है।
देखो प्राइमरी वाटर के 1 के लिए ऑन के लिए 3 कंडीशन है और 2 के लिए 2 ही कंडीशन है। एक एक्स्ट्रा कंडीशन कौन सा है, ये फर्स्ट वाला प्राइमरी वाटर 1 पंप में देखो, जैसे ही एसएलसी ऑन होगा, ये एसएलसी प्राइमरी वाटर पंप का ऑन होगा एसएलसी, और वो चेक करेगा पंप 2 ऑफ है, तो तुरंत क्या करेगा, पंप 1 को ऑटो स्टार्ट दे देगा। बस बाकी दोनों सेम कंडीशन है। ऑटो स्टार्ट पंप 1 होने के लिए क्या चेक करेगा, या तो पंप 2 ऑफ है और उसका एमसीसी डिस्टर्ब आ रहा है, तो भी पंप 1 का ऑटो स्टार्ट चला जाएगा। या क्या है कि देखेगा कि एसएलसी ऑन है और पंप 2 ऑन था, 10 सेकंड के लिए ऑन हुआ पंप 2, बट वो प्रेशर नहीं बना पाया, मतलब लेस देन 4 kg आया। ये अगर 4 kg से नीचे आएगा थर्ड वाला पॉइंट, तो क्या होगा, अपने आप पंप 1 को ऑटो स्टार्ट चला जाएगा। मतलब यहाँ थर्ड कंडीशन क्या बोल रहा है कि एसएलसी ऑन था, पंप 2 चला 10 सेकंड के लिए और प्रेशर लेस देन 4 kg, तो ऑटो स्टार्ट चला जाएगा। और सेम जैसा कंडीशन 1 में था वैसा ही बाकी 2 कंडीशन है कि पंप 1 ऑफ हो जाए या एमसीसी डिस्टर्ब आ जाए तो 2 को ऑन चला जाएगा, या पंप 1 चल रहा था और उसका प्रेशर 4 kg के नीचे आ गया तो पंप 2 को ऑटो स्टार्ट चला जाएगा। अब ये है मतलब सील ऑयल पंप को स्टार्ट होने के लिए जो हम लोग लॉजिक देखे थे वो यहाँ देखो, ये कैसे दिखाया गया है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ये क्या है ना, एसएलसी, ये क्या है, यहाँ पे एसएलसी है, ये आया एसएलसी, यहाँ पे एसएलसी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे यहाँ क्या लिखा है, एसएलसी ऑन रहना चाहिए, एसएलसी ऑन है, ये ऑन, यहाँ से एसएलसी आया, ये देखो ये एंड गेट है, ये एंड गेट है, ये एंड गेट है, ये एंड गेट है, ये क्या है, और गेट है, ये और गेट है ना। तो यहाँ पे ये क्या बोलता है कि एसएलसी ऑन था, यहाँ पे एसएलसी ऑन आया, और इसके सामने देखो, इसके सामने क्या है कि एसी सील ऑयल पंप 2 ऑफ, मतलब पहला कंडीशन था ना जो उसमें कि एसएलसी सील ऑयल पंप का ऑन है और पंप 2 देखा ऑफ है, तो क्या करेगा, ये कंडीशन से क्या करेगा, सील ऑयल पंप 1 को ऑन कमांड चला जाएगा, ऑटो ऑन। सेकंड कंडीशन क्या है, ये है सेकंड कंडीशन, इसमें क्या बोलता है, देखो इसमें क्या बोल रहा है कि सील ऑयल पंप 2 ऑफ हो जाए, ये है ना, पंप 2 ऑफ हो जाए, या उसका डिस्क्रिपेंसी मतलब XV46 मतलब एमसीसी डिस्टर्ब आ जाए, मतलब पंप 2 ऑफ हो जाए और उसका एमसीसी डिस्टर्ब आ जाए, तो दोनों एंड में है, उसके कारण क्या करेगा, ये इसको ऑटो स्टार्ट दे देगा। थर्ड कंडीशन क्या है कि इसमें क्या बोल रहा है, ये देखो ये यहाँ आ रहा है एसएलसी ऑन का, ये एसएलसी ऑन है, उसके साथ क्या है कि 2 कंडीशंस और हैं। 2 कंडीशन क्या बोलता है कि सील ऑयल पंप, ये देखो 2 कंडीशन क्या है कि सील ऑयल पंप 2 ऑन था और उसका जो प्रेशर आफ्टर पंप है वो लेस देन 8 kg आ जाए, पंप 2 ऑन था और उसका प्रेशर लेस देन 8 kg आ जाए और एसएलसी ऑन था, तो उसके साथ ये थर्ड कंडीशन से ऑटो स्टार्ट हो जाएगा। और वैसे ही ये वाला कंडीशन है पंप 2 के लिए, ये वाला कंडीशन इसमें भी सेम है, इसमें देखेगा कि पंप 1 ऑन था, प्रेशर लेस देन 8 kg और एसएलसी ऑन था, तो पंप 2 को ऑन कमांड दे देगा, या पंप 1 ऑफ था और उसका एमसीसी डिस्टर्ब आ गया तो इसको ऑन कमांड दे देगा 2 को। या कुछ इसमें अलार्म और डिस्क्रिपेंसी कैसे लिया गया है वो एक यहाँ पे दिखेगा कि या तो ये देखो क्या है ना, ये एंड गेट है, ये एंड गेट है, ये और गेट है, ठीक है, ये और गेट में मतलब इसमें से दोनों कंडीशन आ जाए, या तो सील ऑयल वैक्यूम पंप 1 ऑन और 2 ऑन, मतलब दोनों पंप अगर ऑन हो गए तो यहाँ से एक अलार्म आ जाएगा, बोथ सील ऑयल वैक्यूम पंप ऑन ऑफ, ये ना, बोथ सील ऑयल पंप ऑन ऑफ। या ये कंडीशन है एसएलसी ऑफ सील ऑयल पंप ऑन था, हमारा सील ऑयल पंप का एसएलसी ऑन था, लेकिन दोनों पंप ऑफ हो गया, दोनों पंप ऑफ हो गया, तो और में आके यहाँ से क्या, यहाँ पे भी क्या एक अलार्म जनरेट करेगा कि बोथ सील ऑयल वैक्यूम पंप ऑन या ऑफ हो गया।
ठीक है, अभी यहाँ पे थर्ड थर्ड एक यहाँ पे और क्या है, सील ऑयल पंप 1 और 2 दोनों ऑन हो गया, दोनों ऑन होगा। सील ऑयल पंप, तो उससे भी देखो यहाँ लिखा है ना, बोथ सील ऑयल पंप ऑन ऑफ, एक अलार्म है। यहाँ पे भी क्या है, सील ऑयल पंप के लिए क्या है, एसएलसी अगर इसका ऑन था, उसके साथ अगर दोनों पंप ऑफ हो गया, मतलब एसएलसी ऑन और बोथ पंप ऑफ, उससे भी एक अलार्म है कि बोथ सील ऑयल पंप ऑन या ऑफ। और कुछ पूछना है क्या? अनुपम, सर हाँ कुछ तो किसी को पूछ। अरे आप लोग को कुछ डाउट है तो सर को पूछिए ना। यस सर। हाँ डाउट है तो पूछ लीजिए सर को, सर हैं, नहीं तो एंड सेशन को एंड कर देंगे। पूछ हाँ। लीजिए, पूछ लीजिए सर। 5 मिनट सर दे दीजिए सर, थोड़ा डाउट क्लियरिंग के लिए। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ओके। सर, हाँ सर, हाँ सर। हेलो सर। हाँ, सर ये जो एनंसिएशन टर्म है उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए ना, क्योंकि बहुत सारी जगहों में ये आ रहा है एनंसिएशन एनंसिएशन, काफी सारे एनंसिएशन नोटिस। क्या है ना, अलार्म्स है, अलार्म्स मतलब अगर हमारा कुछ भी एबनॉर्मेलिटीज आता है ना, अब जैसे इतना बड़ा सिस्टम अगर चल रहा है तो कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी आएगा। अगर जैसे बोलते हैं ना, पंप चल रहा था, उसका प्रेशर लो आ गया, तो एक अनंसिएशन मतलब अलार्म्स, अलार्म आएगा। अगर किसी का डीपी हाई हो गया, डीपी अगर फिल्टर का हाई हो गया तब अलार्म आएगा। फ्लो अगर मेंटेन कर रहे हैं, अगर फ्लो लो हो गया तब अलार्म आएगा। अगर टेम्परेचर किसी का हाई हो गया तब एक अलार्म आएगा। तो इस तरह जो डिफरेंट टाइप ऑफ अलार्म्स है ना, उसी को अनंसिएशन मतलब है। वही है अनंसिएशन, मतलब डीसीएस में जो ऑपरेटर बैठा हुआ है, जो मतलब चला रहा है, सीसीआर में जब गए होगे आप लोग तो देखे होगे, कुछ इंजीनियर्स बैठे रहते हैं, तो उनको कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए अलार्म्स जो बनाए गए हैं, एनंसिएशन उसी को बोला गया है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ। सर और कुछ इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस बता दीजिए सर, सीएनआई से भी सर और इससे भी। इसमें मतलब कुछ भी, ये जो मैं तो पीपीटी शेयर कर दूंगा, उसमें वही सब पूछ सकता है कि मतलब बहुत ऑलमोस्ट कवर ही बहुत सारी चीजें, कि क्या मतलब कितना कंडक्टिविटी हम कितना मेंटेन करते हैं प्राइमरी वाटर सिस्टम में, या कितना डीपी सील ऑयल सिस्टम में हम मेंटेन करते हैं। तो अगर वो स्लाइड को तुम ऐसा मतलब एक बार देखोगे ना, तो वो लगभग बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। और ऐसा अब इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकता है ना, जरूरी नहीं कि कोई पूछने वाले के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या पूछे। तुमसे मैकेनिकल चीज भी उसमें पूछ सकता है, जो मैकेनिकल चीज हमने यहाँ जो नहीं कवर किया है, मतलब तो उसमें बहुत सारा चीज जो हमने अलार्म और ये मतलब दिखाया ना, उसमें कितने किसका कितने पे अलार्म है, कितने पे ट्रिपिंग है, या जो जनरेटर मैकेनिकल प्रोटेक्शंस है, उससे क्या है हमारा ये जनरेटर टिप हो जाएगा। जनरेटर टिप होता है टरबाइन टिप, टरबाइन टिप मतलब यूनिट ट्रिप। तो वो उसका कितना है, कितने पे ट्रिपिंग है, कितना फ्लो लो पे ट्रिपिंग है, कितना टेम्परेचर हाई पे ट्रिपिंग है, या कोल्ड गैस टेम्परेचर कितना अचीव हो जाएगा, मतलब कितना 60 डिग्री अगर चला गया तो ट्रिप हो जाएगा। तो वो सब एक कंडीशन, मतलब वो सब चीज कोई भी पूछ सकता है। बाकी मैकेनिकल चीज भी आपसे को मतलब पता रहना चाहिए, जो हमने इसमें नहीं कवर किया। बाकी जो सीएनआई का है उसमें यही सब पूछेगा, जो जो हम लोग इसमें दिखाया है। सर ये कोल्ड गैस टेम्परेचर और हॉट गैस टेम्परेचर जो आप एक्साइटर में भी बोल रहे थे और जनरेटर में भी, तो उससे क्या? नहीं, कोल्ड गैस जो जनरेटर में रहेगा ना,
वो कोल्ड गैस मतलब हाइड्रोजन का टेम्परेचर क्या है। जनरेटर को हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन से कूल कर रहे हैं, लेकिन जो एक्साइटर है ना, एक्साइटर को एयर से कूल कर रहे हैं ना। तो इसलिए हमारा एक्साइटर का जो हॉट एयर टेम्परेचर है, हॉट एयर टेम्परेचर ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो हॉट गैस का बात किए थे ना, वो हॉट गैस क्या था, हॉट गैस था वो जनरेटर का। अब क्या है, हाइड्रोजन क्या होगा जनरेटर में, पता है ना कि टोटल जैसे मान लो हम 600 की बात कर रहे हैं, तो उसमें टोटल 8 बियरिंग है, ठीक है। अब बियरिंग नंबर 6 और 7 इस बीच में हमारा क्या है, हमारा जनरेटर है, ठीक है। 6 नंबर की तरफ क्या है, हमारा टरबाइन है। 7 नंबर की तरफ क्या है, एक्साइटर है, ठीक है, टुवर्ड्स 7। अब क्या होता है उसमें, पता है ना हाइड्रोजन कैसे फ्लो होता है। हाइड्रोजन कैसे होता है ना, 7 नंबर से 6 नंबर की तरफ में, अंदर साइड में फ्लो होता है रोटर के थ्रू, ठीक है। अब क्या होता है, 6 नंबर की तरफ में एक कंप्रेसर लगा हुआ, मतलब फैन टाइप का है, जो क्या करता है उसको कहीं ना कहीं से अब फ्लो बनाने के लिए, अगर कहीं ना कहीं हम फ्लो नहीं बनाएंगे तो ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन क्या होगा, कहीं भी मूव करता रहेगा। उसको मूव करने के लिए क्या करते हैं, इसलिए देखना जो कूलर होगा, कूलर हाइड्रोजन जो कूलर लगा है वो अंदर में टुवर्ड्स जो 6 नंबर बियरिंग है ना, वहां पे कूलर लगा रहता है अंदर साइड में। एक रहेगा बॉयल टुवर्ड्स बॉयलर साइड में, मतलब उसी के अंदर में, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो जो एक 6 नंबर के बियरिंग के पास में एक फैन लगा हुआ है, मतलब कंप्रेसर जिसको बोलते हैं, वो क्या करता है, सक्शन लेता है और वहां पे भेजता है। और वहां पे भेजने के बाद क्या करता है ना, वहीं पे कूलर के थ्रू पास होता है। तो कूलर के पहले कितना टेम्परेचर था और कूलर के बाद, मतलब हॉट गैस का टेम्परेचर कितना था, मतलब जब हो सकता है अराउंड 60 के आसपास हो सकता है, 55 हो सकता है। और आफ्टर कूलर, मतलब कूलर में क्या करते हैं हम, ACW का पानी देते हैं उसमें, इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंज करते हैं। तो अब वो हाइड्रोजन को क्या करेंगे हम, आफ्टर जब हीट एक्सचेंज के बाद जाएगा, तो उसके बाद कितना टेम्परेचर आया, तो वो अराउंड देखना 40 के आसपास रहता है। जो 55 जो गैस का टेम्परेचर था, हॉट गैस का, वो आफ्टर कूलिंग मतलब क्या 38-40 डिग्री हो जाता है। तो वो गैस में हॉट गैस, लेकिन हॉट गैस के टेम्परेचर में कोई ट्रिपिंग नहीं है, कोल्ड गैस के टेम्परेचर में ट्रिपिंग है। कोल्ड गैस का टेम्परेचर अगर 60 के ऊपर जा रहा है, मतलब जो कोल्ड वाला, मतलब जो जहां से एंटर करेगा, एक फ्लो बना रहता है, गोल गोल घूमता रहता है हाइड्रोजन अंदर में। तो जहां से 7 नंबर में एंटर कर रहा है और 6 नंबर की तरफ फ्लो जा रहा है अंदर अंदर, फिर वो घूम के बाहर से, फिर से वो हाइड्रोजन बाहर से आता है। तो वो 60 डिग्री से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। और हॉट एयर एक्साइटर में है, वो 80 डिग्री से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। अगर जा रहा है उससे ऊपर, तो मतलब हमारा जनरेटर या टरबाइन ट्रिप होना चाहिए। ओके सर। हम्म। सर एक दिन टाइम निकाल के सर C&I का भी ले लीजिए सर क्लास। कल कल है मेरा ना वो मैक्स DNA का। यस सर, मतलब एक इंटरव्यू रिलेटेड बोल रहे थे सर। हाँ ठीक है ना। और किसी का कुछ डाउट है क्या? सर अभी तो नहीं लगता सर, तो पढ़ लेंगे सर एक बार आप PDF, तो फिर उसके हाँ बाद। ठीक है, वो मैं शेयर कर दूंगा, वो अनुपम को दे दूंगा, अनुपम से ले लेना। और कुछ ओके डाउट होगा तो पूछ सकते हो। यस यस। हाँ। अनुपम।
हेलो सर। हाँ हाँ ठीक है सर, तो फिर तो डाउट तो बहुत सारा क्लियर हो गया, लड़के लोग तो पूछे, तो कल का ही क्लास में फिर से मिलते हैं सर। हाँ, मैक्स डीएनए का मैं बता दूंगा, फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ का ना। हाँ सर, कल कल हम लोग का ही इधर से है ना, इंटरनल फैकल्टी है, तो सर कोई इशू नहीं, आप जैसे बोलेंगे आप उस हाँ, हिसाब से हम मैं लोग एंटिसिपेट कर शाम लेंगे। को बता दूंगा ना तुम्हें। हाँ सर, कोई इशू नहीं सर, आप जैसे बोलेंगे, जैसे बोलेंगे। ठीक है अनुपम। हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक हाँ। यू। और हेलो स्टूडेंट्स, आज सेकंड हाफ में आरडी कार्टर सर का क्लास है। हाँ ओके सर। हाँ, कार्टर सर का क्लास है, वो भी ऑनलाइन ही लेंगे, उनसे भी बात किए थे तो वो ऑनलाइन ही लेंगे, तो आपको लिंक मैं भेज दूंगा। ओके। हाँ ठीक है, थैंक यू।